Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 121 Insult. समीरा को पड़ी थप्पड़। आपनी मोम की सवाल सुनकर और उन्हें इतना एक्साइटेड देखकर अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं कबीर भी अपने दादी माँ की सवाल से घिरा हुआ था। वहीं शेखर जी और प्रवीण जी भी उसे देख रहे थे और उसकी जवाब का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर कबीर और भी ज़्यादा चीड़ गया। वो अपने जगह से उठते हुए बोला, अगर आपको जानना है तो अबीर से पूछिए, वो आपको सब कुछ बता देगा। इतना कहकर कबीर अबीर को घूरते हुए वहां से जाने लगा। उसे इतनी हड़बड़ी में जाते हुए देखकर नीलिमा जी और रेणुका जी को हंसी आ रही थी। उन्हें लगा नहीं था उनका पोता जो इतना खतरनाक और एरोगेंट इंसान है वो एक लड़की की बात आने पर ऐसे भाग जाएगा। रेणुका जी बोली, अरे कम से कम उस लड़की का नाम तो बता के जाना लायक, ताकि हम उसके घर रिश्ता लेकर जा सके। उनकी बात सुनकर कबीर के जाते हुए कदम रुक गए। उसके दिमाग में एक लड़की की खूबसूरत चेहरा नजर आने लगा। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि कबीर उसमें हमेशा खो जाता था। वो बिना मूड ही बोला, रीति नाम है। इतना कहकर वो बिना मुड़े ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रेणुका जी बोली, चलो इस गद्दे की मुंह से कम उस लड़की का नाम तो निकला। उनकी बात सुनकर अबीर हंसते हुए बोला, इस नाम के अलावा उस लड़की के बारे में कुछ और पता होता तो बोलते ना। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। नीलिमा जी अपने आंखें छोटी करते हुए अबीर को घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर को उस लड़की की नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाकी सब भी अबीर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। रेणुका जी भी उसे घूर रही थी। सबको खुद को ऐसा घूरता पाकर अबीर थोड़ा सकपका गया। फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, भाई को सिर्फ भाभी की नाम के अलावा कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर रेणुका जी और नीलिमा जी मायूस हो गए। एक तो कबीर को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, और एक लड़की पसंद आई भी तो वो भी उसके नाम के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। तो अब वो उस लड़की को कहाँ ढूंढेंगे और उसके घर रिश्ता लेकर कैसे जाएंगे? सोचकर दोनों ने अबीर को गुस्से से देखा। सच में उनके दोनों पोता नालायक है, एक नंबर के गद्दे है, जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बाद की माफिया में होने के बाद भी एक को अपनी पसंद की लड़की की नाम के सिवा कुछ नहीं पता और दूसरे की तो कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं है। अब तो उन्हें ये भी डाउट होने लगा था कि उनके ये दोनों पोते शादी भी करेंगे या ऐसे ही सिंगल रह जाएंगे। तभी दादाजी बोले, कहीं तुम दोनों हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो, ताकि हम सब कबीर के लिए कोई रिश्ता ही ना ढूंढे। उनकी बात सुनकर अबीर अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भाई एक लड़की को पसंद करते हैं। वो लड़की सच में काफ़ी खूबसूरत थी, पर उन्होंने अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बताया था। भाई ऑस्ट्रेलिया में उनसे मिले थे। भाई ने बाद में उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश किया था, पर वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। उसकी बात सुनकर सब फिर से मायूस हो गए। उन्हें खुशी भी थी कि कोई तो उनके एरोगेंट पोते कबीर को पसंद आई, पर दुख इस बात का था कि वो लड़की उसे मिल नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जयदेव जी तो ईशानी से बात करके बहुत खुश थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि मोक्ष ईशानी को क्यों इतना पसंद करता है। सच में उन्हें भी ईशानी मोक्ष के लिए बहुत पसंद आई थी। ईशानी जैसी प्यारी लड़की, उन्हें ईशानी दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग लगी। ईशानी बिल्कुल भी दूसरी अमीर लड़कियों की तरह नहीं थी। ईशानी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और उसकी पावरफुल ऑरा उसे सबसे खास बनाती थी, जो दूसरी अमीर लड़कियों में तो बिल्कुल भी नहीं था। ईशानी को साइंटिस्ट थॉमस की तरफ से कॉल आया तो वो बाहर चली गई। मोक्ष जानता था कि जरूर ईशानी को कोई जरूरी कॉल आया होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और जाकर सोफे पर बैठ गया। वहीं मायरा ने जैसे ही देखा कि ईशानी बाहर चली गई है और मोक्ष अभी भी यही है, वो भी बहाना बनाकर बाहर की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे समीरा भी चली गई। किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं मोक्ष ने तो उनकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं था, इसलिए उसे तो कुछ पता नहीं चला, पर तेजस की आंखें सिकुड़ गई। उसने वरुण को इशारा किया, जिसे वरुण अच्छे से समझ रहा था। वहीं ईशानी बाहर फोन पर बात कर रही थी। वहीं जैकी जो ईशानी के साथ आया था वो बाहर ही खड़ा था और किसी के साथ फोन पर झगड़ा कर रहा था। वहीं ईशानी को बाहर एकली देखकर मायरा की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, पर उसने उसे बखूबी छुपा लिया और ईशानी की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिए। समीरा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे तो ईशानी को देखकर जलन और गुस्सा दोनों आ रहा था।
वहीं जैकी की नज़र जैसे ही उन दोनों पर गई जो उसकी बॉस की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से आपने फ़ोन रख दिया और आकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसे ये दोनों लड़कियां बिल्कुल उस डायन प्रिया की तरह लग रही थी जो हमेशा उसकी बॉस को खा जाने वाली नज़रों से देखती रहती थी। जैकी को आपने सामने खड़ा देख दोनों बहन को गुस्सा आ रहा था। ऐसे भी वो दोनों जैकी को जानते नहीं थे कि वो है कौन, कितना बड़ा शैतानी दिमाग है उसके पास। समीरा गुस्से से बोली, है यू कौन हो तुम और ऐसे हमारे सामने क्यों खड़े हो, हटो सामने से। मायरा को भी गुस्सा आ रहा था पर उसने आपने गुस्से को छुपा लिया। तभी जैकी भी अपने आंखें छोटी करके घमंड से बोला, ओह हेलो डायन आंटी, मैं कौन हूँ ये जानने की ज़रूरत तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों मेरी बॉस की तरफ क्यों जा रहे हो जब वो कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो? तब तो हम सब की भी हिम्मत नहीं होती उनके पास जाने की, और तुम दोनों मुंह उठा के चले जा रहे हो। जैकी की बात सुनकर मायरा और समीरा दोनों को गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब, वो दोनों कहाँ से इस लड़के को चुड़ैल और आंटी नजर आ रहे हैं? लड़के उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और ये लड़का उन्हें चुड़ैल और आंटी कह रहा है। मायरा अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, मैं बस ईशानी से कुछ बात करने जा रही, तुम उसके असिस्टेंट हो या बॉडीगार्ड? क्या उसने तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? उसकी बात सुनकर जैकी को गुस्सा आ गया। जब भी कोई उसकी बॉस के बारे में कहता था कि उसने उसे ये नहीं वो नहीं सिखाया, तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता थे। वो मायरा को देख गुस्से से बोला, मेरी बॉस ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं, ये सब तुम्हें क्यों जानना है? वो गुस्से में आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से ईशानी की आवाज़ आई, जैकी कॉम डाउन। ईशानी की आवाज़ में भी एक शांति और रौब एक साथ थी। जैकी ने मूड कर देखा तो उसकी बॉस उसके पास ही चलकर आ रही थी। ईशानी की इशारे करने पर जैकी शांत हो गया, पर अभी भी उसे मायरा और समीरा पर गुस्सा आ रहा था। वहीं ईशानी उनके पास आते हुए इंडिफरेंस के साथ बोली, आपको मुझसे क्या बात करनी थी मिस मायरा गोयनका? उसकी आवाज़ में एक अथॉरिटेटिव ऑरा था जो मायरा और समीरा दोनों को थोड़ा डरने पर मजबूर कर दिया था। पर दोनों ने उस डर को साइड में किया और मायरा ने एक नज़र जैकी को देख जिसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। मायरा शांत आवाज़ में बोली, क्या हम कहीं अकेले में बात नहीं कर सकते? उसका इशारा साफ साफ जैकी के तरफ था। वहीं उसकी बात सुनकर जैकी को फिर से गुस्सा आने लगा। तभी ईशानी बोली, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैकी सिर्फ मेरा असिस्टेंट नहीं है, वो मेरा छोटा भाई भी है, सो आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं मिस मायरा। उसकी बात सुनकर जैकी खुश हो गया, उसे इसी बात का तो इंतज़ार था। उसकी बॉस हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती थी और जब भी कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता उसकी बॉस तुरंत उसकी बॉस से एक प्रोटेक्टिव प्यारी बहन बन जाती थी। इसलिए तो जैकी सबके सामने इतना घमंड और बेफिक्र में रहता था, क्योंकि वो जानता था उसकी बॉस सब कुछ संभाल लेंगी। ईशानी की बात सुनकर समीरा और मायरा ने एक नज़र जैकी को देखा। समीरा बोली, क्या तुम इतनी लो स्टैंडर्ड की हो जो आपने असिस्टेंट को भाई बना लेती हो? तुम्हारी खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? मैंने तो सुना था दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर ईशा हो तुम, फिर भी तुम अपने एम्प्लॉय को ऐसे सर पे चढ़ा कर रखती हो। पता नहीं मोक्ष जी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो वो तुमसे प्यार करने लगे। वहीं समीरा की बात सुनकर मायरा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मायरा समीरा की तरफ देखकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए समीरा, कुछ लोग ऐसे ही होते, वो हमारी तरह हाई स्टैंडर्ड की अच्छे मैनर्स वाले नहीं होते, पर तुम्हें उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। मायरा इनडायरेक्टली जैकी और ईशानी को लो स्टैंडर्ड और इल मैनर्स वाली कहकर बेइज्जती कर रही थी, पर दिखा इसे रही थी जैसे वो समीरा को समझा रही है, और ये बात ईशानी को अच्छे से पता थी। फिर मायरा ईशानी की तरफ देखकर अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, अब जब नाम की ही सही तुम मोक्ष जी की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें उनकी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता है ना मोक्ष जी कितने बड़े खानदान से, तो तुम्हें उनकी डिग्निटी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे असिस्टेंट को ऐसे पब्लिक में भाई नहीं बोलना चाहिए। उसकी बात सुनकर जैकी को आज बहुत बुरा लग रहा था। इतनी बेइज्जती तो प्रिया ने भी नहीं की थी उसका जितना ये लड़की कर रही है। ऊपर से अपनी बॉस की बेइज्जती देखकर जैकी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सख्त हो गई थी। जब बात उसकी अपनों की आती थी जिन्हें ईशानी अपना मानती थी, तब ईशानी अपने माफिया क्वीन की रूप में आ जाती थी। उसके बाद तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता था कि उसके सामने कौन है।
और ईशानी ये भी अच्छे से समझ गई थी कि ये लड़की उसके हब्बी के पीछे पड़ी है। अगर वो सिर्फ मोक्ष को पसंद करती तो शायद वो इस लड़की को छोड़ भी देती, पर इस लड़की की इंटेंशन ईशानी को साफ पता चल रही थी कि ये लड़की कैसी है और क्या करने की कोशिश कर रही है। और तो और उसने जैकी की इंसल्ट भी की। ये सब तो ईशानी की बर्दाश्त के बाहर था। वहीं ईशानी की कठोर और लाल होती आंखों को देखकर मायरा और समीरा एक पल के लिए डर गए। ईशानी के आसपास का मडस ऑरा उन्हें डर से पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की की ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ईशानी ने अपने फ़ोन पर कुछ मैसेज किया, फिर वो मायरा को अपनी कोल्ड आंखों से देखकर अपनी भयानक आवाज़ में बोली, आप दोनों को दूसरों की रेपुटेशन की बहुत फिक्र है। लगता है गोयनका फैमिली के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आ गया है। समीरा और मायरा को तो इस वक्त ईशानी बातों से और आवाज़ से बहुत डर लग रहा था। उन्होंने तो सोचा था ईशानी कोई नॉर्मल लड़की है जिसकी खूबसूरती देखकर मोक्ष ने उसे गर्लफ्रेंड बना लिया है, पर उसकी भयानक आवाज़ उन्हें अंदर तक डरा रहा था। तभी कुछ गार्ड्स वहां आ गए और उन दोनों को पकड़ लिया। उन गार्ड्स को देखकर समीरा और मायरा को अंदर से डर लगने लगा था, क्योंकि उन्होंने इस स्पेशल गार्ड्स के बारे में कई बार अपने डैड से सुना था, जिनकी ड्रेस कोड पर यूनिक वे क्वीन लिखा होता था। ये गार्ड्स तो माफिया क्वीन की है, पर उन लोगों ने उन्हें क्यों पकड़ रखा है? मायरा हिम्मत करके बोली, तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? तभी ईशानी की खतरनाक आवाज़ आई से सॉरी टू हिम। उसकी आवाज़ इतनी कोल्ड थी कि डर से मायरा और समीरा का पसीना छूट रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि एक मामूली सी असिस्टेंट को वो लोग माफ़ी मांगेंगे। समीरा हिम्मत करके बोली, तुम चाहते हो हम इस मामूली सी असिस्टेंट से माफ़ी मांगे? उसने इतना ही कहा था कि ईशानी ने अपने एक गार्ड को इशारा किया तो उसने समीरा को एक थापड़ लगा दिया। उस एक थापड़ में समीरा की कान मानो सुन हो गया था। वहीं मायरा को उम्मीद नहीं थी कि ये जानने के बाद भी कि वो दोनों गोयनका फैमिली और रॉय फैमिली की प्रिंसेस है, ईशानी उन्हें गार्ड्स के कहकर पिटवाएगी। मायरा हिम्मत करके बोली, ईशानी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि हम कौन है? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी ये घटिया और एग्रेसिव बिहेवियर देखने के बाद मोक्ष तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? चैप्टर 122 मोक्ष की इंसल्टिंग बातें। कॉलेज एडमिशन। मायरा की बात सुनकर ईशानी ने एक टेढ़ी स्माइल की और मायरा को देख ठंडी आवाज में बोली, लगता है तुम दोनों को थोड़ा कम सुनाई देता है। आई शेड अपोलाइज टू हिम। वहीं जैकी को समीर को थापड़ खाते देख बहुत मजा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था वो भी बहती गंगा में हाथ धो ले और समीरा और मायरा को दो दो थापड़ लगा दे, पर अपने बॉस की वजह से चुप था। उसकी बॉस पनिशमेंट दे रही है तो उसे बीच में नहीं आना चाहिए। ईशानी की बात सुनकर मायरा हैरान हो गई। समीरा, जिसे अभी अभी समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ, वो भी हैरान थी। आज तक किसी ने भी उसे थापड़ नहीं मारा था। वो अपनी फैमिली में किसी प्रिंसेस की तरह नाजुक से बड़ी हुई थी। उसे लगा नहीं था कि कभी कोई उसे भी थापड़ मारेगा। ये तो वो थी जो मिडिल क्लास फैमिली की बच्चों को परेशान करती थी, कभी कभी थापड़ भी मार देती थी। आज उसके साथ वही हो रहा था जो उसने दूसरों के साथ किया था। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी के अंदर इतना गट्स कहाँ से आया जो वो उन दोनों को ऐसे मार खिला रही है। क्या उसे सच में डर नहीं कि उसकी इस खराब मैनर्स और एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से मोक्ष उससे नाराज हो जाएगा या उसे छोड़ देगा? क्या उसे राजवंश फैमिली की रेपुटेशन का भी डर नहीं है? तभी उसकी नज़र वहां आते हुए तेजस, मोक्ष और अपने भाई वरुण पर गई, तो उसकी दिमाग में शैतानी ख्याल चलने लगा कि कैसे वो ईशानी को सबके सामने नीचे गिराए और उसकी रेपुटेशन को सबके सामने खराब करे। वो ईशानी की तरफ देखकर अपनी मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, ईशानी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस ये बोला था कि तुम मोक्ष जी की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें उनकी रेपुटेशन और डिग्निटी पर ध्यान देना चाहिए। तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें इन गार्ड्स से कहकर समीरा को तो थापड़ भी मरवाया। तुम्हें इतना एग्रेसिव और रुड नहीं होना चाहिए। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। इस वक्त वो सच में मासूम और दयनीय लग रही थी। अगर कोई और होता तो जरूर सोचता कि ये लड़की बहुत मासूम है जिसके साथ ईशानी गलत कर रही है। मायरा बस यही चाहती थी कि मोक्ष जाने कि ईशानी कैसी लड़की है जिसके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। वो तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अब मोक्ष जरूर ईशानी पर गुस्सा हो जाएगा। वहीं मोक्ष की आंखें छोटी हो गई थी मायरा की बात सुनकर,
क्योंकि तेजस, वरुण और मोक्ष ने थोड़े दूर खड़े हुए सुन लिया था कि कैसे समीरा और मायरा जैकी और ईशानी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी, और कैसे मायरा अपनी बातों में मोक्ष की रेपुटेशन की बात बार बार कर रही थी और कह रही थी नाम की ही सही ईशानी मोक्ष की गर्लफ्रेंड है। और इस बात से मोक्ष का गुस्से का पर बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई असकी बीबी की इंसल्ट करे या उसे सिर्फ उसकी नाम की गर्लफ्रेंड बोले। वो सिर्फ अपनी बीबी की वजह से चुप था, क्योंकि उसकी बीबी उनके शादी के बारे बाद में अभी रिवील नहीं करना चाहती थी, वरना उसका तो मन कर रहा था कि पब्लिकली ईशानी को अपनी वाइफ अनाउंस कर दे। मोक्ष ईशानी के पास आकर उसकी हाथ को पकड़ लिया और सामने की सीन को देखने लगा। वहीं मायरा जो सोच रही थी मोक्ष जरूर अब ईशानी पर गुस्सा करेगा, पर मोक्ष को इतनी शांति और प्यार ईशानी की हाथ पकड़ता देख मायरा शक हो गई। शौक तो समीरा भी हो गई थी, क्योंकि उसे भी लगा था कि मोक्ष उन्हें बचाएंगे। दोनों ने मोक्ष को देख फिर वरुण को देखा। उन्हें लगा वरुण जरूर कुछ करेगा, पर वरुण ने भी अपना सिर हिला दिया। उसने तो सोचा था यहाँ से जाते वक्त वो मायरा को समझाएगा, पर इन दोनों लड़कियों को तो जैसे चैन ही नहीं है जो इन्होंने हॉस्पिटल में ही ईशानी से पंगा ले लिया। समीरा अपने भाई को देखकर चिल्लाते हुए बोली, भाई इनसे कहिए हमें छोड़ने के लिए, देखिए कैसे इन्होंने हमें पकड़ रखा है और मुझे थापड़ भी मार है। वरुण और तेजस जिन्होंने देख था कि कैसे मायरा और समीरा उनकी भाभी की इंसल्ट कर रही थी, दोनों ने जिससे घूरकर दोनों बहनों को देख वरुण गुस्से से बोला, ये बात तुम्हें दूसरों की इंसल्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब अगर तुम दोनों और मार नहीं खाना चाहते हो तो चुपचाप ईशानी भाभी और जैकी से माफी मांगो। आपने भाई की बात सुनकर दोनों फिर से शक हो गए। क्या उनकी भाई भी उनकी मदद नहीं करेगा? क्या वो भी इस ईशानी को इतना पसंद करता है? अब उन दोनों समझ आ गया कि यहाँ कोई भी उनकी हेल्प नहीं करने वाला। मायरा ने अपनी आंसू भाई आंखों से मोक्ष की तरफ देख जो प्यार से ईशानी की हाथ को सहला रहा था, और उन दोनों को गुस्से से डिस्गस्टिंग नज़र से देख रहा था, जैसे वो दोनों कोई जोकर या कचरा हो। वो अभी थापड़ नहीं खाना चाहती थी मोक्ष के सामने, इसलिए उसने ईशानी की तरफ देखकर अपनी गुस्से को दबाते हुए बोली, सॉरी मिस ईशानी, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर जैकी की तरफ देखकर भी उसने सॉरी बोला। उनकी सॉरी सुनकर जैकी ने सिर हिला दिया और बड़ापन दिखाते हुए बोला, ठीक है, इस बार टाइम माफ कर रहा हूँ, पर अगर अगली बार तुम दोनों ने मेरी बॉस की इंसल्ट करने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम दोनों क्या हाल करूँगा। उसकी बात सुनकर मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये दो कौड़ी का असिस्टेंट उसे धमकी दे रहा है। उसे ईशानी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ईशानी की वजह से ही आज वो इस हालत में मोक्ष के सामने खड़ी होकर माफ़ी मांग रही थी। समीरा ने भी ना चाहते हुए भी ईशानी और जैकी से माफ़ी मांगी। ईशानी मोक्ष की हाथ सहलाने से थोड़ी शांत हो गई थी। उसने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो गार्ड्स ने उन दोनों को छोड़ दिया। मायरा और समीरा दोनों घुटनों पर थी और अपनी आंखों में नफरत लिए ईशानी को देख रही थी। तभी मोक्ष ईशानी को देखकर प्यार से बोला, अब बहुत हो गई मस्ती, आगे से तुम्हें इन जैसी बकवास कचरे जैसी लोगों के साथ मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे गार्ड्स से कह देना, वो सब संभाल लेंगे। वैसे भी तुम्हारे गार्ड्स हर जगह तो तुम लेकर जाती नहीं हो। आपने हब्बी की बात सुनकर ईशानी को हंसी आ रही थी। उसका हब्बी इनडायरेक्टली मायरा और समीरा को कचरा कह रहा था। दोनों वहां से चले, गार्ड्स भी चले गए थे। वहां सिर्फ जैकी, वरुण और तेजस ही थे। वहीं मायरा और समीरा को तो मोक्ष की बातों से बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। मायरा को तो मोक्ष के मुंह से खुद के लिया ऐसा वर्ड सुनकर बहुत बुरा भी लग रहा था। क्या मोक्ष की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या ईशानी उसके लिए इतना ज़रूरी है? बस यही सब उसकी दिमाग में चल रहा था। वो दोनों गुस्से और नफरत से ईशानी को जाते हुए देख रही थी। उन दोनों को अभी भी ईशानी की तरफ ऐसे देखता पाकर तेजस वरुण से बोला, लगता है ये दोनों अभी नहीं सुधरे हैं। इन्हें अच्छे से समझाओ, वरना एक दिन ये भाभी नहीं तो मोक्ष के हाथों से बहुत पीटेगी। जैकी को ईशानी की मैसेज आया तो वो नीचे चला गया। मायरा और समीरा दोनों उठकर वहां चली गई। वरुण और तेजस भी वहां से चले गए। रूम में आकर उन्होंने देखा तो अब तक मोक्ष और ईशानी चले गए थे। राजवंश फैमिली भी अभी तक वहां से चले गए थे। मायरा और समीरा दोनों आकर अपने मोम डैड के पास बैठ गए। वरुण और तेजस की यहाँ होने की वजह से वो बाहर जो हुआ वो सबको बोल नहीं पा रहे थे, पर उन दोनों के मन ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ गई थी।
अब तो वो कुछ भी करके ईशानी से आपने इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। सुबह के 8 बजे मेहरा मैंशन सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। प्रिया भी आज बहुत खुशी से खा रही थी क्योंकि आज उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था। वहीं नंदिनी और ईशानी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्हें भी आज एडमिशन कराने जाना था देवेंद्र दादाजी की जिद पर। तभी दादाजी ईशानी से बोले, बेटा आज तुम्हारी एडमिशन है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वहीं प्रिया जो खाना खा रही थी उसे लगा शायद दादाजी ने उसे बोला, तो वो उनकी तरफ देखने लगी, पर उन्हें देखकर वो समझ गई कि वो उसे नहीं ईशानी को बोल रहे हैं। प्रिया को मन ही मन गुस्सा आया पर कुछ नहीं बोली। वहीं बाकी सब भी कंफ्यूज थे कि दादाजी क्या कह रहे हैं। क्या ईशानी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है? तभी नंदिनी बोली, दादाजी इशू तो चाहती ही नहीं थी एडमिशन करवाना, पर देवेंद्र दादाजी की जिद पर ही हम सब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल और इमोशनल ब्लैकमेल करके ईशानी को मनाया है। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ को हंसी आ गई। दादी माँ बोली, ये तो अच्छी बात है मेरी बच्ची, एटलीस्ट अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय तो करेगी। वैसे कितना काम करती है, हमेशा बिजी रहती है, खुद के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है। तभी दादाजी सहमत होते हुए बोले, ये तो सही बात है। वैसे तुम सब किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो? उनकी सवाल सुनकर नंदिनी बोली, जी कॉलेज दादाजी, हम वहीं एडमिशन लेने वाले हैं। उसकी बात सुनकर रिहान और अयान खुश होकर बोले, इस कॉलेज में तो हम दोनों भी है फाइनल ईयर में, तुम दोनों हमारे साथ चलना कॉलेज। तभी समीर इम्पसेंट होकर बोला, मैं आज तुम दोनों को ले जाऊंगा एडमिशन के लिए। मैं प्रिंसिपल को अच्छे से जानता हूं, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चाहता था कि ईशानी उसके साथ जाए। तभी दर्शित बोला, पर भाई आपको तो अभी ऑफिस जाना है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ईशानी को कॉलेज ले जाऊंगा। मेरा भी वहां जान पहचान है, ईशानी और नंदिनी की एडमिशन जल्दी हो जाएगी। उन चारों को ऐसे ईशानी को ले जाने के लिए ऐसे लड़ता देख नंदिनी को हंसी आ रही थी। वहीं सुकेत जी, आरती जी और दादा दादी भी स्माइल कर रहे थे, पर किसी ने भी प्रिया की चेहरे पर ध्यान नहीं दिया जो गुस्से और जलन से उबल रही थी। उसके चारों भाई सिर्फ ईशानी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जबकि उसने समीर को बहुत रिक्वेस्ट किया था उसके साथ एडमिशन के लिए जाने की, पर उसकी समीर भाई ने ऑफिस में मीटिंग है कहकर उसे मना कर दिया था। इसलिए वो रिहान और अयान के साथ जाने वाली थी, पर जब बात ईशानी की आई तो उसके चारों भाई ईशानी को ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये सब इसलिए क्योंकि ईशानी उनकी बायोलॉजिकल बहन है? वहीं ईशानी की आंखें सर्द हो गई थी, वो उन्हें कुछ कहने वाली थी कि तभी ईशानी की नज़र अपने फ़ोन पर आज की डेट पर गई। ईशानी को आज की डेट पर पिछले जन्म पर हुए हादसा याद आई। उस बारे में सोचकर ईशानी अपने जगह जम गई। ये वही डेट था जिस दिन दर्शित का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। जब वो अपने रात में होने वाले कॉन्सर्ट के प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, तब उसकी एक राइवल कंपनी ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। इस एक्सीडेंट में दर्शित बच तो गया था, पर एक्सीडेंट की वजह से दर्शित के वोकल डैमेज हो गई थी और दर्शित के हाथ के नस भी बुरी तरह डैमेज हो गए थे, जिस वजह से वो कभी भी आगे गिटार नहीं बजा पाया था और इसी वजह से वो और भी डिप्रेशन में चला गया था। चैप्टर 123, दर्शित की खुशी, गेट खोलने की जल्दी। इस बारे में सोचकर ईशानी को आज पहली बार बहुत दर्द हो रहा था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दर्शित उसका भाई था, ब्लड रिलेशन था उनके बीच। चाहे वो सबसे कितनी भी उन सबसे नफरत क्यों ना करती हो, ये सच नहीं बदलने वाला था कि वो दर्शित की बहन है। वहीं बाकी सब और चारों भाई ईशानी की जवाब का इंतजार कर रहे थे। सब चाहते थे कि ईशानी उनके साथ जाए ताकि वो ईशानी के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। ईशानी ने बाकी किसी को नहीं देखा, वो दर्शित की तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं आपके साथ ही कॉलेज जाऊंगी। आज पहली बार ईशानी की आंखों में कुछ इमोशन थी, शायद अपने भाई के लिए डर और उसे प्रोटेक्ट करने की इच्छा। वहीं उसकी बात सुनकर दर्शित पहले तो हैरान हो गया पर फिर खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशानी उसके साथ जाने के लिए मान जाएगी। वो तो मन ही मन खुशी से झूम रहा था। आज पहली बार ईशानी ने उससे कुछ कहा था, वो भी इतने प्यार से, क्योंकि इससे पहले तो वो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। और आज पहली बार उसने ईशानी की आंखों में अपने लिए कुछ इमोशंस देखे थे, जिस वजह से दर्शित बहुत खुश था। उसकी होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जैसे उसे दुनिया की सारे खजाने मिल गए हो।
वो तो ये तक भूल गया था कि आज उसे प्रैक्टिस के लिए जाना था। वहीं बाकी सब देख पा रहे थे कि दर्शित कितना खुश है। उन्होंने पहली बार दर्शित को इतना खुश देखा था, क्योंकि दर्शित घर में भी समीर को छोड़कर ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो हमेशा अपने इमोशन को छुपा लेता था। समीर, रिहान और अयान भी हैरान थे और उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उनकी छोटी बहन ने उन्हें कुछ नहीं बोला। वो तो दर्शित के साथ ही जाने वाली थी, पर उन सब के दिल में एक आस थी कि शायद ईशानी किस दिन उन्हें भी माफ़ कर दे। वहीं सुकेत जी और आरती जी भी शौक और खुश दोनों थे कि ईशानी एटलीस्ट दर्शित के साथ तो बात करेगी, शायद एक वक्त और जब वो उन्हें भी माफ़ कर दे। दर्शित खुशी से और प्यार ईशानी की सिर को सहलाते हुए बोला, ठीक है प्रिंसेस, तुम सारे डॉक्यूमेंट रख लेना और बाकी सब एडमिशन प्रोसेस में देख लूँगा। तुम्हें सिर्फ साइन करना है, ठीक है। दर्शित को आज पहली बार ईशानी की सिर को सहलाते हुए बहुत खुशी मिल रही थी। उसने पहले कभी प्रिया के सिर को भी इतने प्यार से नहीं सहलाया था। क्यों प्रिया से उसे कभी ऐसी अपनेपन वाली फीलिंग आती ही नहीं थी। पर अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों कबीर और अबीर दोनों को जब भी मौका मिल रहा था वो क्यों ईशानी की सिर को सहलाते थे। सच में एक छोटी बहन की सिर को सहलाने की फीलिंग और एक प्रोटेक्टिव बड़े भाई की फीलिंग को वो इस वक्त अच्छे से महसूस कर रहा था। और इस बार तो ईशानी ने भी उसे नहीं रोका और ना ही उसकी हाथ को झटका, जिस वजह से दर्शित ज़्यादा ही खुश था। इस वक्त उसका मन कर रहा था ईशानी को इस पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखे। उसे ये फीलिंग पहले तो कभी महसूस नहीं हुई थी, शायद ये उनकी खून की रिश्ते की वजह से ही था। पर उसे क्या पता वो ईशानी को नहीं बल्कि ईशानी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। समीर, रिहान और अयान को इस वक्त दर्शित से जलन हो रही थी। वो भी ईशानी की सिर को प्यार से सहलाना चाहते थे, पर ईशानी उनकी तरफ तो देख भी नहीं रही थी। सब दिल ही दिल में दुखी हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईशानी ने सिर्फ दर्शित को माफ़ किया है, उन्हें नहीं। इस वजह से उसने सिर्फ दर्शित को अपने साथ चलने को कहा। वहीं ईशानी, जिसे थोड़ी इरिटेशन तो हो रही पर पता नहीं क्यों उसे अच्छा भी लग रहा था, उसने दर्शित का हाथ नहीं हटाया और ऐसे भी उसने डिसाइड किया था कि वो दर्शित को प्रोटेक्ट करेगी। दादाजी दादी माँ थोड़ा हैरान थे कि क्या ईशानी ने दर्शित को माफ़ कर दिया, पर वो खुश भी थे क्योंकि उनकी पोते में से दर्शित ही था जो सबसे ज़्यादा समझदार था। वो हमेशा से यही तो चाहते थे कि उनकी प्यारी सी पोती को सबका प्यार मिले, जो अभी मिल रहा था। पर नंदिनी थोड़ा हैरान थी क्योंकि उसे पता था कि ईशानी इतनी जल्दी तो माफ़ नहीं करेगी। तो फिर बात क्या है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या ईशानी ने दर्शित को माफ़ कर दिया। वहीं प्रिया की मुठिया तो गुस्से के मारे कसी हुई थी। आज उसके चारों भाई सिर्फ ईशानी को कॉलेज ले जाना चाहते थे, ये सोच सोच कर तो उसकी दिमाग ही फटा जा रहा था। ऊपर से ईशानी की दर्शित के साथ जाने के लिए मान जाना उसके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद ईशानी और नंदिनी डॉक्यूमेंट्स लेने चले गए। नंदिनी इस बारे में ईशानी से बाद में बात करने के बारे में सोच रही थी। सुकेत जी और समीर ऑफिस के लिए निकल गए। वैसे भी ईशानी जब दर्शित के साथ जाने वाली तो समीर भला क्या ही कर सकता था, उसने प्रिंसिपल को कॉल करके बता दिया था एडमिशन के बारे में। दर्शित हॉल में उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। वहीं रिहान और अयान भी हॉल में थे, वो भी प्रिया को लेकर कॉलेज जाने वाले थे। उनका मन तो था सब साथ में जाए, पर ईशानी उनके साथ जाएगी या नहीं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी ईशानी और नंदिनी नीचे आई। इस वक्त ईशानी ने ब्लैक टॉप ब्लू जीन्स पहना था, बालों को हाई पोनी में बांध रखा था। बिना मेकअप के भी वो कहर ढा रही थी और उसकी होंठों के नीचे की काला तिल उसे सबकी नज़रों से बचाने का काम कर रहा था। नंदिनी ने भी वाइट टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहना था, खुले बाल, आंखों में काजल में वो भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह ही तैयार हुए थे, पर ईशानी की आसपास का ऑरा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वहीं उनके पीछे पीछे प्रिया भी अपनी बैग लेकर आ रही थी। उसने एक छोटी सी नी लेंथ की ब्लू ड्रेस पहना था, चेहरे पर भर भर के मेकअप किया था। दर्शित, ईशानी और नंदिनी बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे रिहान, अयान और प्रिया भी चले गए। प्रिया को तो ईशानी से इस वक्त बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि दर्शित के बहुत सारे फैंस थे। अगर वो अपने रिहान और अयान भाई के बदले दर्शित भाई के साथ जाती तो उसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती, सब उसके आगे पीछे घूमते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी जानबूझकर दर्शित भाई के साथ जाना चुना है।
ताकि वो कॉलेज में शो ऑफ कर सके और उसे जला सके। सच में प्रिया की डीम बिल्कुल खाली ही था जो वो ये सोच रही थी कि ईशानी उसे जलाने की कोशिश करेगी। ईशानी और नंदिनी के बैठने के बाद दर्शित पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को बोला तो उनकी कार वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रिहान ने भी अपने कार स्टार्ट किया। अयान पैसेंजर सीट पर बैठा था, वहीं प्रिया पीछे बैठी थी। उनकी कार भी दर्शित के कार के पीछे ही थी। कुछ देर बाद उनकी कार आई, जी कॉलेज के सामने आकर रुकी। रिहान का कार भी उसी समय आकर रुका। अयान जल्दी से कार से उतरकर बाहर चला गया। वहीं दर्शित, जिसने मास्क पहन लिया था क्योंकि वो एक इंटरनेट सेंसेशन था, तो अगर कॉलेज में उसकी फैंस ने उसे देख लिया तो कहीं हंगामा ना हो जाए और इस वजह से ईशानी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसने मास्क पहन लिया था। वो कार से उतरकर जैसे ही ईशानी की तरफ का गेट ओपन करने वाला था, उससे पहले ही अयान 100 की स्पीड में भागता हुआ आया और ईशानी की तरफ की गेट को ओपन करके किसी गार्ड की तरह खड़ा हो गया। उसकी होठों पर इस वक्त एक स्माइल थी जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। वहीं दर्शित अयान को देख हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। वहीं ईशानी, जो खुद ही गेट खोलने वाली थी, पर अयान की इतने स्पीड से आकर गेट खोलने से और उसकी हरकत को देखकर वो हैरान हो गई। दर्शित ने अपना सिर हिला दिया। ईशानी कार से बाहर आ गई। कुछ ही दूरी पर कुछ 2 कार खड़ी थी जिसके अंदर जैकी और कुछ बॉडीगार्ड्स थे। ये सब जैकी के साथ आए थे क्योंकि जैकी का भी आज एडमिशन होने वाला था। वो हमेशा अपने बॉस के आसपास ही रहना चाहता था, इसलिए उसने नंदिनी की बातों में आकर ईशानी के सामने ड्रामा करके उसे एडमिशन के लिए मना लिया था। वहीं नकुल तो जैकी की बकबक सुनकर पाक गया था। कल से जैकी ने उसे ये बोल बोलकर परेशान कर दिया था कि वो ईशानी बॉस का भाई है, उनका सबसे खास है, इसलिए वो उसे अपने साथ कॉलेज जाने वाले हैं। नकुल गुस्से से जैकी को घूर रहा था, पर इस बात से जैकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आज बिल्कुल किसी हीरो की तरह तैयार होकर आया था। उसने जल्दी से फ्रंट मिरर में अपने बाल सेट किया और ब्लैक गॉगल्स लगाते हुए बोला, मैं अच्छा लग रहा हूं ना, बिल्कुल मूवी के हीरो जैसे। ये बोलकर वो सबको देखने लगा जैसे सबके जवाब का इंतजार कर रहे थे। नकुल इरिटेट होकर बोला, अब तक तुम 50 बार आपने बाल सेट कर चुके हो और ये सवाल भी कई बार पूछ चुके हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए? देखो वहां बॉस आ गई है, अब तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। वहीं नकुल की बात सुनकर जैकी चीड़ गया था। उसने गुस्से से आगे थे दोनों गार्ड्स को देखा तो गार्ड्स को अंदर ही अंदर हंसी आ गई। फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके बोले, जैकी सर, आप सच में आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आज तो कॉलेज की सारी लड़कियां आप पर फिदा हो जाएगी, देखना। दूसरे गार्ड ने भी कहा, हाँ जैकी सर, आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर जैकी खुश हो गया। उन दोनों को थम्स अप का इशारा करके नकुल को एक चिढ़ाने वाली स्माइल देकर बाहर चला गया। वहीं नकुल को तो जैकी की बचकानी हरकतों को देखकर अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। सच में ये लड़का कभी नहीं सुधारने वाला था। वहीं ईशानी के लिए उसकी तीनों भाई को गेट खोयाने की जल्दी में देख प्रिया को बहुत गुस्सा और जलन महसूस हो रही थी। क्या उसके भाई को एक बार उसके लिए ये नहीं करना चाहिए था? क्या तीनों यहाँ सिर्फ ईशानी के लिए आए थे? प्रिया ने खुद ही गेट खोलकर बाहर आ गई। वहीं ईशानी भी बाहर आ गई। सामने दर्शित, रेहान और अयान तीनों खड़े थे। वहीं नंदिनी ने भी अपना सिर हिलाकर बाहर आ गई। सच में ईशानी की चारों भाई अब ईशानी को इतना प्यार करने लगे हैं, ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी। वहीं आसपास जितने भी स्टूडेंट थे वो रेहान को ऐसे किसी के लिए गेट खोलते देख और अयान को सामने खड़े देख हैरान हो रहे थे, क्योंकि रेहान और अयान इस कॉलेज के हैंडसम हंग थे। सब जानते थे कि रेहान और अयान मेहरा फैमिली से थे, जिनका फैमिली बिजनेस मुंबई में टॉप में था। और समीर, जो रेहान और अयान का बड़ा भाई है, वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, जो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के साथ साथ खुद का बिजनेस भी स्टैंड किया था, जो इस वक्त इंडिया की टॉप 20 में आता था। और उसकी ग्रोथ देखकर कहा जा सकता है कि 2 या 3 सालों में उनका बिजनेस टॉप 5 में जरूर पहुंच जाएगा। वहीं उन दोनों का दूसरा भाई हर्षित, जो एक सिंगर था, एक इंटरनेट सेलिब्रिटी जिसकी करोड़ों फैन थे। कॉलेज की सभी लड़कियां रेहान और अयान के साथ दोस्ती करना चाहते थे, चाहे वो मिडिल क्लास से हो या रिच फैमिली से हो, उन्हें बस हर्षित से मिलने का एक मौका चाहिए था। और कुछ लड़कियां तो रेहान और अयान को डेट भी करना चाहते थे, ताकि समीर, दर्शित ना सही पर उन्हें रेहान या अयान में से तो कोई एक मिल जाए।
पर रिहान और अयान उन लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करते थे और ना ही उन्हें लालची लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था। भले ही वो दोनों चुलबुले थे पर उनका नेचर वक्त आने पर बिल्कुल आपने समीर भाई की तरह एरोगेंट हो जाता था। आज वहाँ जितने लड़कियां थे और लड़के भी दोनों मेहरा ब्रदर्स को किसी के साथ इतना स्वीट बिहेवियर करता देख, कार की डोर खोलकर पास खड़े स्माइल करते देख हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं लड़कियां ईशानी को ठीक से देख नहीं पाई थी क्योंकि ईशानी की चारों पास दर्शित, रिहान और अयान और जैकी आकर किसी बॉडीगार्ड की तरह खड़े थे। ईशानी तो उन सबको ऐसे उसे घेर कर खड़े होने से शौक थी। ये लोग कॉलेज में उसे किससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियां ईशानी को देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो है कौन जिसके आसपास 4 हैंडसम लड़के बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े हैं। लड़के भी ईशानी को देखना चाहते कि वो लड़की है कौन। चैप्टर 124 एडमिशन हो गया। ईशानी की फिक्र दर्शित के लिए। दर्शित ने ईशानी की एक हाथ को पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर जाने लगा। ईशानी भी उसके साथ चलने लगी। नंदिनी भी उनके साथ चल रही थी। वहीं जैकी रिहान और अयान को अपने बॉस के पास नहीं आने दे रहा था, जिस वजह से उन दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। वहीं प्रिया जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, उसे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आपने तीनों भाइयों को ऐसे बॉडीगार्ड की तरह ईशानी के आसपास चलते हुए देखकर उसकी तरफ तो कोई देख भी नहीं आ रहा था। वहीं जैसे ही ईशानी की एक झलक आसपास खड़े लड़के लड़कियों ने देखा, वो तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। लड़के तो ईशानी को देखकर आपने पलके तक झपकाना भूल गए। उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की इस कॉलेज में कभी नहीं देखा था। सच में ईशानी की खूबसूरती को देख तो सब दीवाने से हो गए थे। वहीं लड़कियां भी इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान थे। वहां खड़ी कोई भी लड़की ईशानी की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्हें ईशानी की खूबसूरती से जलन भी हो रही थी। पास खड़ी एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, लगता हमारी कॉलेज की दोनों ब्यूटी को रिप्लेस करने वाली लड़की आ गई है। उसकी बात सुन दूसरी स्टूडेंट बोली, हाँ यार, ये तो उन दोनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो दोनों तो मिलकर भी इस लड़की को टक्कर नहीं दे सकते खूबसूरती में। तभी उनके पीछे खड़ी एक लड़की बोली, हाँ पर उसके साथ में जो लड़की है वो भी तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। उस लड़की ने नंदिनी को देखते हुए बोली, उन दोनों में तो घमंड बहुत है कि वो दोनों ही सबसे खूबसूरत है कॉलेज में, पर अब तो दो उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां इस कॉलेज में आ गई है। वो दोनों तो इन दोनों लड़की को देखकर जल भुनकर राख हो जाएंगे। वहीं लड़कों में भी ईशानी की खूबसूरती के बारे में ही बात हो रही थी। उनमें से कुछ लड़के तो नंदिनी और ईशानी को दिल ही दिल में अभी से पसंद करने लगे थे, क्योंकि नंदिनी भी बहुत खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखकर उसे पसंद करने से खुद को रोक नहीं पाता था। वहीं सबको सिर्फ ईशानी और नंदिनी की बात करता देख प्रिया को बहुत जलन और गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी लाइमलाइट को ईशानी और नंदिनी ने छीन लिया है। वहीं दर्शित तो ईशानी की हाथ पकड़कर बहुत खुश था और उसकी होठों से स्माइल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर मास्क के पीछे उसकी स्माइल को कोई नहीं देख सकता था। ईशानी भी उसके साथ चुपचाप चल रही, वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। स्टूडेंट्स उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। थोड़ी देर में वो सब प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंच गए। वहीं ऑफिस में प्रिंसिपल अनूप शर्मा किसी से बात कर रहे थे। बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया और अपना पसीना पोंछा और बोले, पता नहीं किसकी वजह से आज इतने बड़े बड़े लोगों से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि कल से और फिर आज सुबह से उन्हें बहुत सारी कॉल आ चुका था। वहीं उनके पास बैठे प्रोफेसर निखिल उन्हें ऐसे देखकर बोले, क्या हुआ सर, फिर से किसका कॉल आया था? क्या फिर से किसी स्टूडेंट की एडमिशन को लेकर कॉल आया था? उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल अपना पसीना पोंछते हुए बोले, हाँ एडमिशन के लिए ही, पता नहीं सब एक ही नाम ले रहे हैं। निखिल जी बोले, अभी किसका कॉल आया था? प्रिंसिपल उनकी बात सुनकर बोले, अभिनाश सहगल, इंडिया की सबसे बड़े आर्मी फैमिली की हेड की तरफ से कॉल आया था। उनकी बात सुनकर निखिल जी की आंखें भी बड़ी हो गई। इससे पहले तो देवेंद्र आहूजा, फिर एजुकेशन मिनिस्टर दैनिक सहाय, फिर अब मिस्टर अभिनाश सहगल का आज इन बड़े बड़े फैमिली की बच्चों की एक साथ एडमिशन होना है क्या? तभी डोर नॉक होने की आवाज़ आई तो प्रिंसिपल ने खुद को संभाल लिया और कम इन बोले, तो दर्शित ईशानी को लेकर अंदर आया। उनके साथ नंदिनी और जैकी भी अंदर आए।
उनके पीछे पीछे रिहान के साथ प्रिया भी अंदर आई। दर्शित को देखकर प्रिंसिपल अनूप ने उन्हें बैठने को बोले, क्योंकि समीर ने सुबह कल किया था कि आज उसकी बहन की एडमिशन होने वाला है। पर तभी उनकी नज़र ईशानी पर पड़ी, जिसकी हाथ को दर्शित ने पकड़ रखा था। ईशानी को देखते ही वो अंदर तक कांप गया। उनकी माथे से पसीना बहने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि उनसे क्या कोई गलती हो गई है जो डेविल क्वीन खुद यहाँ आए हैं। वो तुरंत अपने जगह से खड़ा हो गया और ईशानी को मैम कहकर ग्रीट करने लगा। फिर आपने पसीना पोंछते हुए बोला, आप यहाँ अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, आपको यहाँ आने की। उसने इतना ही बोला था कि तब उसकी नज़र ईशानी पर गई, जो उसे अपनी कोल्ड नज़रों से घूर रही थी। वहीं नंदिनी और जैकी को कर दर्शित के साथ प्रिया और रिहान भी हैरान और कंफ्यूज थे कि ये प्रिंसिपल ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। भले ही उनकी इन्फ्लुएंस थी, पर इतना भी नहीं कि प्रिंसिपल उन्हें ग्रीट करे। खास करके रिहान, अयान और दर्शित तो अच्छे से जानते थे कि उनका प्रिंसिपल अनूप शर्मा कितने स्ट्रिक्ट है। वहीं प्रिंसिपल को समझ नहीं आया कि मिस ईशानी उन्हें इस तरह क्यों देख रही है। तभी उन्हें एक मैसेज आया जो जैकी ने ही भेजा था। मैसेज देखते ही वो समझ गए कि उन्होंने गलती कर दिया है। दर्शित उनकी तरफ देखकर बोला, सर क्या आप मेरी बहन ईशानी को जानते हैं? वहीं दर्शित की मुंह से आपने डेविल बॉस के लिए बहन सुनकर तो प्रिंसिपल और भी हैरान था, क्योंकि आज तक उसे भी पता नहीं चला था कि उसकी डेविल बॉस मिस ईशानी किस फैमिली की बेटी है। वहीं आपने हमेशा एरोगेंट और कोल्ड रहने वाले प्रिंसिपल को आज बार बार ऐसी हालत में देखकर प्रोफेसर निखिल भी हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी प्रिंसिपल को हो क्या गया है, जो वो एक छोटी सी लड़की को मैम कहकर ग्रीट कर रहे हैं। पर उन्होंने अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा, वो चुपचाप बैठे रहे। वहीं अनूप जी को जवाब तो देना ही था, इसलिए वो शांत होकर बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने शायद उन्हें कोई और समझ लिया। उनकी बातें सुनकर दर्शित की भौहें सिकुड़ गई। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, पर उसने ज़्यादा ना सोचना सही समझा। वैसे भी उसकी बहन इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी। अगर प्रिंसिपल अनूप उसे जानते भी होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो ईशानी को लेकर चेयर पर बैठ गया। वहीं जैकी और नंदिनी को तो प्रिंसिपल का ऐसा बेकार बहाना सुनकर हंसी आ रही थी। तभी फिर से डोर नॉक हुआ। प्रिंसिपल ने मन ही मन सोचा, अब कौन आने वाला है। उन्होंने कॉम इन कहा तो काव्या, रितिका और अनुजा तीनों अंदर आए। प्रिंसिपल अब समझ गए कि उन बड़े बड़े लोगों की तरफ से कॉल जरूर उसकी डेविल बॉस और इन लोगों के लिए ही आया था। प्रिंसिपल ने सबको बैठने को बोला, फिर एक टीचर को कॉल करके एडमिशन फॉर्म लाने के लिए बोला। थोड़ी देर में टीचर एडमिशन के कुछ फॉर्म के कर अंदर आया। उसके पीछे पियून भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर अंदर आया। जैकी नंदिनी के पास जाकर धीरे से बोला, देखो तो बॉस को देखते ही कैसे खातिरदारी करने लगे। अगर हम अकेले आते तो ये घमंडी प्रिंसिपल हमें पूछता भी नहीं। उसकी बात सुनकर नंदिनी को हंसी आ गई। थोड़ी देर में सबका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। सब बाहर चले गए। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने राहत की सांस लिया। वहीं दर्शित को बार बार अपने असिस्टेंट की तरफ से कॉल आ रहा था। दर्शित ने गेट के पास आकर ईशानी के सिर को प्यार से सहलाकर अपने ख्याल रखने को बोला। फिर आपने ड्राइवर को कार लाने के लिए बोला, पर उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ड्राइवर ने परेशान होकर बोला, सर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसकी बात सुनकर दर्शित थोड़ा परेशान होकर बोला, पर यहाँ आते वक्त तो कार बिल्कुल ठीक था। वहीं ईशानी चुपचाप खड़ी थी, उसे पता था यही होने वाला है। दर्शित के कार के साथ कुछ गड़बड़ किया गया था ताकि कुछ देर कार चलने के बाद रुक जाए, और इसी का फ़ायदा उठाकर उसके कार का एक्सीडेंट करवा दिया गया था। अगर वो कॉलेज नहीं आता तो भी उसका कार बिक में ही अचानक खराब होने वाली थी। वहीं बाकी सब थोड़ी दूरी पर खड़े देख रहे थे कि ईशानी आज दर्शित से कितने प्यार से बिहेव कर रही है। तभी दर्शित और ईशानी के सामने दो रोल्स रॉयस कार्स आकर रुकी। आगे की कार से नकुल निकला। उसे देखकर ईशानी दर्शित को देखकर बोली, आप इस कार में चले जाइए, नकुल आपको छोड़ देगा। ईशानी बस दर्शित की सेफ्टी इंश्योर करना चाहती थी, और उसके स्पेशल गार्ड्स के होते हुए दर्शित साफे रहेगा। उसकी बात सुनकर दर्शित हैरान हो गया। क्या उसकी बहन उसकी फिक्र कर रही है? वो मन ही मन खुश हो गया। भला उसकी बहन पहली बार उसे कुछ ऑफर कर रही है, उसके लिए फिक्र कर रही है, तो वो भला मना कैसे करता। उसने ईशानी को प्यार से देखा, फिर आस से बोला,
आज शाम को मेरा कॉन्सर्ट है, मैं तुम सब के लिए टिकट भेज दूंगा, क्या तुम आओगी? इस वक्त दर्शित बहुत उम्मीद से ईशानी को देख रहा था। ईशानी ने मना नहीं किया, उसे भी पता था शायद दर्शित पर दोबारा हमला भी हो सकता है, इसलिए उसने हाँ बोल दिया, ठीक मैं आ जाऊंगी। ईशानी की हाँ सुनकर तो दर्शित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने ईशानी को खुशी से हग कर लिया। वहीं ईशानी के अंदर इस वक्त बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स चल रही थी। उसने दर्शित को दूर नहीं किया, दर्शित ने उसकी सिर को फिर से प्यार से सहलाते हुए उससे दूर हुआ। वहीं जैकी, नकुल और बाकी सब तो हैरानी से ये सब देख रहे थे कि दर्शित के हक करने से भी उनकी डेविल बॉस को कोई परेशानी नहीं हुई। ईशानी की चारों दोस्त भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं रिहान और अयान और प्रिया दूर से जलन के साथ ये सब देख रहे थे। दर्शित कार में बैठ गया तो ईशानी ने नकुल को कुछ इशारा किया। नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया और कार में बैठ गया तो दोनों कार वहां से चली गई। वहीं प्रिंसिपल ऑफिस में प्रोफेसर निखिल ने अनूप जी को देखते हुए पूछा, सर कौन थे वो जिनसे आप इतने पॉलिटिकली बात कर रहे थे? जितना मुझे पता है वो मेहरा फैमिली से थे ना, तो आप उनके आगे क्यों झुक रहे थे? उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्से से उन्हें देखते हुए बोले, अपना बकवास बंद करो, मुझे मेहरा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। पर ध्यान ईशानी मेहरा और बाकी जो 4 लड़कियां थीं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। वो कोई आम लड़की नहीं है, ये हमेशा याद रखना। चैप्टर 125 ईशानी ही ऑना है, मेरी बहन है। प्रिंसिपल अनूप जी की बात सुनकर तो एक पल के लिए प्रोफेसर निखिल भी थोड़ा डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की है कौन जिससे उनके प्रिंसिपल भी डरे हुए हैं। उसने हिम्मत करके कंफ्यूजन के साथ पूछा, सर वो लड़की एक्चुअली कौन थी? आप मुझे बता सकते हैं? प्रोफेसर निखिल बहुत सालों से इस कॉलेज में थे पर उन्होंने कभी प्रिंसिपल को किसी के सामने भी झुकते हुए नहीं देखा था, चाहे वो कितने पावरफुल फैमिली से क्यों ना हो और कितने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से क्यों ना हो। आज तक तो उन्हें ये भी पता नहीं है था कि वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है जिसने 3 साल पहले इस कॉलेज की ओनरशिप बदल दी थी। अनूप जी ने थोड़ा सोचा, फिर उन्हें सब कुछ बताने का डिसाइड किया, क्योंकि वो जानते थे कि प्रोफेसर निखिल बहुत ईमानदार और उनकी कॉलेज की सबसे बेस्ट प्रोफेसर थे, तो उन्हें कहने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अनूप जी निखिल जी को देखते हुए बोले, ईशानी मेहरा कोई और नहीं बल्कि इस कॉलेज की ऑनर है, जिन्होंने आते ही कॉलेज की रूल रेगुलेशन और भी स्ट्रिक्ट हो गया था। उन्होंने ही 3 साल पहले कुछ करप्टेड लेक्चर और लड़कियों को हराश करने वाले प्रोफेसर मानिक को यहाँ से निकाल दिया था। उनकी बात सुनकर तो प्रोफेसर निखिल हैरान हो गए। इतनी कम उम्र की छोटी सी लड़की इस कॉलेज की ऑनर है, जिनके बारे में उन्होंने सुना था कि वो इतनी पावरफुल है कि दूसरे कॉलेज के ऑनर भी उनकी बात टालने की हिम्मत नहीं करते। क्या वो जिनके बारे में सुन रहे थे वो ये छोटी सी 21-22 साल की लड़की थी जो अभी उनके सामने थी? 3 सालों पहले से उनकी कॉलेज की ग्रोथ 2 गुना बढ़ गई थी, और ये बात सब जानते थे कि ये सब सिर्फ उनकी न्यू ऑनर की वजह से ही हो रहा है। वो तो कब से उनसे मिलना चाहते थे, पर वो मिस्टीरियस पर्सन कभी कॉलेज नहीं आता था जिस वजह से वो उसे मिल नहीं पाते थे। वो हैरानी से प्रिंसिपल अनूप की तरफ देख कर बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या सच में ये छोटी सी लड़की ही इस कॉलेज की वो मिस्टीरियस ऑनर है? क्या ये वही है जिन्होंने आते ही 5 प्रोफेसर की कुंडली निकालकर उन्हें इस कॉलेज से बाहर फेंक दिया था? उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल अनूप ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो 5 प्रोफेसर कोई आम प्रोफेसर नहीं थे, उनका बड़े बड़े खानदानों से उनकी कनेक्शन थी, और इसी वजह से वो रिच फैमिली की बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जब भी उनके पास किसी गरीब या मिडिल क्लास बच्चे किसी अमीर फैमिली की बच्चों की कंप्लेन लेकर आते, रैगिंग या परेशान करने की, तो वो प्रोफेसर उल्टा उन्हें ही डरा देते थे, जिस वजह से उन्हें चुप रहना पड़ता था। सबसे बुरा बर्ताव तो प्रोफेसर मानिक का था, जो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों को हराश करते थे। उनकी कॉलेज की ऑनर इंदिरा शास्त्री जो बहुत अच्छे इंसान थे, पर वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, जिस वजह से वो कॉलेज में क्या चल रहा है ये देख नहीं पाते थे। पर 3 साल पहले पता नहीं क्या हुआ, इंदिरा शास्त्री जी ने ऑनरशिप किसी मिस्टीरियस इंसान को ट्रांसफ़र कर दिया, और सबको नोटिस मिल गया था कि अगर किसी ने न्यू ऑनर की बात को अनसुना किया या किसी डिसीजन का विरोध किया तो उन्हें उनकी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। पर सब ने इस बात को इग्नोर किया, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखते थे।
पर ठीक 2 दिन बाद ही 5 प्रोफेसर को कॉलेज से न्यू ऑनर ने निकल दिया। मानिक को भी जेल जाना पड़ा था। उसके बाद एक नोटिस जारी किया गया था, जिस वजह डर से कोई भी कॉलेज उन प्रोफेसर में से किसी को भी अपने कॉलेज में नहीं लिया, और जिन खानदानों से उनके कनेक्शन थे वो खानदान भी कुछ नहीं कर पाए थे, और ना ही कोई बड़ा खानदान प्रोफेसर मानिक को जेल से निकाल पाया था। आगे मानिक के साथ क्या हुआ इसका कोई नामो निशान ही नहीं था, जिस वजह से सब डर गए थे और सब समझ गए थे कि न्यू ऑनर कोई पावरफुल व्यक्ति है जिसे बड़े बड़े परिवार के लोग भी नहीं उलझ सकते। प्रिंसिपल की बात सुनकर निखिल जी हैरान तो थे, उन्हें ये भी समझ आ गया था कि क्यों प्रिंसिपल उन्हें देखकर इतने डर गए थे। ठीक है, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि उन्हें यहाँ कोई परेशानी ना हो, प्रोफेसर निखिल ने बोला और थोड़ा डिस्कस के बाद वहाँ से चले गए। आज उन्हें फिर से सबक मिला था कि किसी की एज देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल अनूप ने पुराने ऑनर इंद्र जी को मैसेज किया। दरअसल इंद्र जी ने ये कॉलेज अपने और अपने वाइफ गायत्री की नाम को जोड़ कर रखा था। वो ईशानी से कई मीटिंग के दौरान मिलते रहते थे और तब उन्होंने ईशानी को अपनी पोती की तरह मान लिया था। इंद्र जी के बारे में तो ईशानी पिछले जन्म से ही जानती थी, इसलिए उसके मन में उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट था। जब 3 साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो बहुत टूट चुके थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो उस वक्त बीमार भी रहने लगे थे। उन्हें पता था अगर उनके बाद कोई इस कॉलेज को अच्छे से मैनेज कर सकता है तो वो उनकी पोती ईशानी ही है। इसलिए उन्होंने बहुत बार ईशानी को समझाने के बाद ईशानी लास्ट में मान गई तो इंद्र जी ने उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, और जैसा उन्होंने सोचा था हुआ भी वही। ईशानी 1 साल के अंदर ही कॉलेज को इंडिया की टॉप 2 पोजीशन पर ले आए। ये बात सिर्फ प्रिंसिपल ही जानता था कि ईशानी इंद्र जी की पोती है और वो कितनी खतरनाक और बेरहम है। प्रिंसिपल ये भी जानते थे क्योंकि जिस मानिक को लोग गायब हो गया सोच रहे थे वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि ईशानी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, और उस वक्त प्रिंसिपल भी वही थे। और ईशानी की इतनी खतरनाक रूप को देखकर तो प्रिंसिपल अंदर तक कांप गया था। उसके बाद से तो ईशानी को देखते ही डर जाते थे। उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी ईशानी के सामने मुंह खोलने की। ईशानी के रूप में उन्हें मौत की देवी दिखाई देती थी। वहीं दर्शित के जाने के बाद काव्या, अनुजा, ऋतिका और नंदिनी चारों ईशानी के सामने हाथ बांधे खड़े हो गए। नंदिनी ईशानी को देखते हुए अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, क्या बात है, सुबह से देख रही हूँ, बड़ा प्यार आ रहा है तुझे आपने दर्शित भाई पर। हाँ हाँ बताओ, आखिर बात क्या, तुम तो उनसे बात भी नहीं करती थी, तुझे तो उनके छूने से भी प्रॉब्लम थी, फिर आज ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जो तू उनके हक करने से हाथ पकड़ने पर भी चुप थी? काव्या ने भी क्यूरियस होते हुए पूछा। ऋतिका और अनुजा भी अपनी सवाल भरी आंखों से ईशानी को देख रही थी और उसकी जवाब का इंतजार कर रही थी। उन सब के खुद को ऐसे देखने से भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन सब को इग्नोर करते हुए जैकी को अपने साथ आने का इशारा कर वहां से चली गई। वहीं जैकी भी उन चारों को दांत दिखाकर ईशानी के पीछे चला गया। अरे ऐसे कैसे तुम हमें जवाब दिए बिना जा सकती हो, तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा, ये कहकर वो चारों भी उन दोनों के पीछे पीछे चले गए। वहीं रिहान और अयान जो वहां खड़े उन सबको देख रहे थे, वो दोनों भी वहां से जाने लगे तो प्रिया एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, भाई आप मुझे पूरा कॉलेज घुमा दीजिए ना, वैसे भी कल से क्लास होने वाली है तो आज मैं कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लूंगी। रिहान और अयान तो ईशानी को कॉलेज दिखाना चाहते थे, पर ईशानी ने उनसे बात भी नहीं की, जिस वजह से वो थोड़े मायूस थे। अयान बोला, ठीक है चलो मेरे साथ। अयान की बात सुनकर प्रिया खुश हो गई और उसके साथ चली गई। रिहान फील्ड में चला गया अपनी मैच प्रैक्टिस करने, क्योंकि आज किसी की क्लास नहीं होने वाली थी, क्योंकि ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट्स की आज एडमिशन था जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रहा था। जैसे ही रिहान फील्ड में आया उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। एक लड़का जिसका नाम जीवन था वो रिहान को देखकर बोला, कौन थी वो खूबसूरत लड़की जिसके साथ दर्शित भाई थे? हम दर्शित भाई को अच्छे से पहचान गए थे, इसलिए झूठ बोलने की तो तुम कोशिश भी मत करना। और तुम दोनों भाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नाम गौरव था वो नाटक करते हुए बोला, प्लीज़ रिहान ये मत कहना कि वो दर्शित भाई की गर्लफ्रेंड थी, वरना मेरा दिल टूट जाएगा यार, मुझे सच में उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। वो बिल्कुल एंजल की तरह दिख रही थी।
उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। एक और दोस्त आदेश ने भी उन दोनों का साथ देते हुए कहा। उसके पास खड़ा आनंद भी कुछ कहने वाला था कि तभी रिहान, जो अब तक अपनी बहन के बारे में सुनकर गुस्से में आ चुका था, वो थोड़ा जोर से बोला, बस अब एक शब्द नहीं, वो मेरी बहन है। ओके, उसकी बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बहन को तुम जैसे नालायकों के सामने भी ना आने दूँ। अगर आए भी तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम सब सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करो। रिहान की बात सुनकर और उसे गुस्से में इतना चिढ़ते हुए देखकर उसके चारों दोस्त हैरान हो गए। गौरव उसे देखकर हैरान होते हुए बोला, क्या सच में वो परी जैसी दिखने वाली खूबसूरत लड़की तुम्हारी बहन है? आनंद भी बोला, हाँ, तुमने हमें उससे पहले क्यों नहीं मिलवाया? हम तो सिर्फ तुम्हारी बहन प्रिया से मिले थे। उन सबको आंखें फाड़े उसे देखते देखकर रिहान को और भी चीड़ मच रही थी। एक तो आज ईशानी ने दर्शित भाई के साथ इतने अच्छे से बिहेव किया और उसकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं, जिस वजह से वो जलन और गुस्से के मारे उबल रहा था। ऊपर से उसके दोस्त या की ही बहन को लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। रिहान चिढ़ते हुए बोला, क्यों तुम सबको उसे देखकर पता नहीं चला क्या कि वो मेरी बहन है? उसकी बात सुनकर चारों रिहान को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। गौरव तो रिहान की चेहरे को पास से देखने लगा, जिस वजह से रिहान अनकंफर्टेबल हो गया और थोड़ा पीछे हटते हुए गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी चारों एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। उनकी तेज आवाज़ सुन रिहान हैरान हो गया, उसके दोस्त आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोग पहले से भी ज़्यादा पागल हो गए हैं? क्या नहीं? रिहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो गौरव बोला, यही कि उसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो तुम्हारी बहन है। वो कितनी खूबसूरत, कितनी क्यूट है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। तुम तो उसके भाई नहीं लग रहे हो। जीवन भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ, और उसकी फेशियल फीचर भी तो तुम्हारे जैसा नहीं है। उनकी बात सुनकर रिहान हैरान हो गया। क्या ये चारों इसलिए उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे ताकि ईशानी के साथ उसकी सिमिलरिटी देख सके? ईशानी की फेशियल फीचर ज़्यादातर उसकी मोम और समीर भाई से मिलते थे, और उसकी कुछ फीचर्स और आंखें उनकी नानी माँ और मामा जी की तरह थे। और रिहान और अयान तो बिल्कुल अपने डैड पर गए थे, तो फिर ये तो ओबियस सी बात है ना कि ईशानी की फेस उससे नहीं मिलती है। रिहान उन सबको देखकर चिढ़ते हुए बोला, तो क्या हुआ? मेरी बहन मेरी मोम और समीर भाई जैसी दिखती है, फिर भी वो मेरी बहन है। और तुम चारों तो क्या इस कॉलेज में कोई भी मेरी बहन की स्टैंडर्ड की नहीं है? इसलिए वार्न कर रहा हूँ, मेरी बहन से जितना हो सके दूर रहना। उसकी बात सुनकर चारों ने हैरानी से अपना सिर हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि रिहान अपनी बहन को लेकर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने रिहान के मुंह से प्रिया के लिए भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वहीं दूसरी तरफ दर्शित को नकुल ने सेफली उसकी स्टूडियो पहुंचा दिया था। दर्शित को आज से पहले इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। हमेशा शांत रहने वाले दर्शित के चेहरे पर आज एक खुशी भरा एक्सप्रेशन था। तभी दर्शित की असिस्टेंट रेचल दौड़ते हुए उसके पास आए। दर्शित सर, आप इतने लेट कैसे हो गए? आपको प्रैक्टिस भी तो करनी थी। आपको पता है आज हमारा सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। हाँ पता है, दर्शित ने बेफिक्री से बोला। उसकी होंठों पर अभी एक स्माइल थी। वहीं रेचल, जिसने दर्शित को हमेशा शांत और सीरियस देखा था, आज उसकी स्माइल और केयरफ्री बिहेवियर को देखकर हैरान थी। आज दर्शित को हो क्या गया है जो वो स्माइल कर रहे हैं? बस यही उसकी दिमाग में चल रहा था। तभी दर्शित बोला, मैं आज अपनी बहन की कॉलेज में एडमिशन कराने गया था। उसकी बात सुनकर रेचल हैरान हो गई, क्योंकि दर्शित कभी अपनी बहन या फैमिली के बारे में बात नहीं करता था, और ना ही कभी उसने प्रिया को अपने कॉन्सर्ट में बुलाया था। तभी दर्शित बोला, अरे हाँ, तुम आज 7 या 8 वीआईपी सीट टिकट रखना, मेरी बहन और उसकी दोस्त आने वाली है। चैप्टर 126, शिवम और विक्की की लड़ाई। वहीं दर्शित की बात सुनकर रेचल ने हाँ में सिर हिला दिया। 6 सालों से वो दर्शित की असिस्टेंट थी, पर उसने आज से पहले दर्शित को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में ईशानी और उसकी चारों दोस्तों के साथ जैकी इस वक्त प्रिंसिपल अनूप के केबिन में बैठे हुए थे। वहीं प्रिंसिपल तो ईशानी को देखकर डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। ईशानी बैठकर कॉलेज की जितने भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनके बारे में से डिटेल्स चेक कर रही थी और इस साल की प्रोग्रेस को देख रही थी। वहीं जैकी आराम से बैठकर जूस पी रहा था।
जैसे वो ही इस कॉलेज का प्रिंसिपल हो। वहीं रितिका, काव्या, अनुजा और नंदिनी कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें प्रिंसिपल अनूप ने क्लास की शेड्यूल दे दिया था, तो वो कल से होने वाली क्लास के बारे में बात कर रहे थे। वहीं प्रिंसिपल को ऐसा लग रहा था जैसे ये ऑफिस उसका नहीं बल्कि जैकी का है। वो तो मन ही मन सोच रहे थे कि वो अब से हर दिन इस नमूने को कैसे बर्दाश्त करेंगे। वहीं शिवम, जो आज पहली बार कॉलेज आया था, अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वहीं कुछ उसकी क्लासमेट थे जो पहले से स्कूल टाइम से ही शिवम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सब जानते थे कि शिवम कोमा में था, पर वहीं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शिवम के फैमिली के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि शिवम हमेशा अपने पहचान छुपा कर रखता था। वो एक्साइटेड होकर आगे जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसके सामने अपना पैर रख दिया। शिवम इतनी स्पीड से चल रहा था कि वो ठीक से देख नहीं पाया और गिरते गिरते बचा। शिवम ने गुस्से में सामने देखा जहां उसका क्लासमेट विकी खड़ा था, जो स्कूल टाइम से ही उसे परेशान करने का मौका ढूंढता था। शिवम भी कोई कम नहीं था। स्कूल और कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती थी। एक तो वो बहुत हैंडसम था और इंटेलिजेंट भी, और बास्केटबॉल में भी चैंपियन था, और इसी वजह से ही विकी स्कूल टाइम से ही शिवम से बहुत जलता था। शिवम के एक्सीडेंट के बाद और उसके कोमा में जाने के बाद विक्की इस कॉलेज का हीरो कम विलियन बन गया था। न्यू स्टूडेंट्स को बुली करना उसका रोज का काम था, फिर भी कोई उसे कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि वो एक बड़े खानदान का वारिस था। वहीं जब शिवम था तब विक्की कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि शिवम हमेशा बीच में आ जाता था, और विक्की को भी शिवम के असलियत के बारे में पता था कि वो जिंदल खानदान का वारिस है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था, बस उसके पीठ पीछे चलने के अलावा। क्योंकि वो उस वक्त जिंदल खानदान से पीछे थे, इसलिए उसके पापा ने मना किया था शिवम से उलझने के लिए। पर शिवम के कोमा में जाने के बाद धीरेन जी बहुत डिप्रेशन में रहने लगे थे, और इसका फायदा उठाकर और चाल चलकर विकी के पापा ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट धीरेन जी से छीन लिया था, जिस वजह से अब उनका बिजनेस भी जिंदल फैमिली के बिजनेस की टर्नओवर की बराबर ही था अब। इसलिए अब विकी को शिवम से कोई डर नहीं था, और इतने टाइम बाद शिवम को देखकर वो शिवम को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। वैसे भी अब तो उसे जिंदल फैमिली का डर बिल्कुल भी नहीं था। वहीं शिवम को देखकर विक्की के चमचे जो उसके पास ही खड़े थे वो हंसने लगे। वहीं शिवम उन सबको खुद पर हंसता देख और भी गुस्से में आ गया। वो गुस्से में विकी की तरफ देखकर बोला, ये क्या बदतमीजी है, लगता है पिछली बार की सबक तुम भूल गए हो। शिवम की बात सुनकर विकी को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले जब वो कैंटीन में एक स्टूडेंट को बुली कर रहा था, तब शिवम ने उस स्टूडेंट को बचा लिया था और उसे सबके सामने उस लड़की से ही थापड़ मरवाया था। वो अपने गुस्से को दबाते हुए हंसते हुए बोला, वो तो मुझे अच्छे से याद है, पर मैंने सुना था तुम अपहिच हो गए हो, कोमा में चले गए हो, लगता है अब तुम ठीक हो चुके हो। उसकी बात सुनकर उसके तीनों चमचे हंसने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, और देखो तो ये तो अच्छे से चल भी पा रहा है। तो दूसरा लड़का बोला, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो बच गया। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट वहां आ चुके थे और तमाशे को देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट जो न्यू थे वो शिवम को नहीं जानते थे, और वहीं जो पुराने स्टूडेंट्स थे जो शिवम को अच्छे से जानते थे, उन्हें शिवम को फिर से कॉलेज में देखकर खुशी हो रही थी। और विकी और उसके चमचों की शिवम के लिए इसी बात सुनकर शिवम के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता था कि शिवम एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। वहीं शिवम को भी गुस्सा आ रहा था। तभी शिवम के दोनों दोस्त अनुज और सोहन वहां आ गए। उन्होंने शिवम को गले लगा लिया। शिवम को ठीक देखकर दोनों बहुत खुश थे। अनुज और सोहन को देखकर शिवम भी खुश था। तीनों कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। अनुज और सोहन दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे। दोनों को भी शिवम के असलियत के बारे में पता था। शिवम के एक्सीडेंट के बारे में जानकर दोनों दुखी थे, पर वो चाहकर भी शिवम से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि उस वक्त हालत बहुत खराब था। धीरेन जी को लगता था कि उनके किसी दुश्मन ने ही उनके बेटे की एक्सीडेंट करवाया है, जिस वजह से उन्होंने किसी को भी शिवम से ज़्यादा मिलने नहीं दिया था। पर उन्होंने एक बार बस अनुज और सोहन को शिवम से मिलने दिया था, तब वो कोमा में था। ये देखकर तो उसके दोनों दोस्त ही टूट गए थे। इस वक्त दोनों ही शिवम को ठीक देखकर बहुत खुश और इमोशनल हो गए। अनुज शिवम को देखकर नाराजगी से बोला, तुमने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया जब तुम ठीक हो तो। सोहन भी बोला, हाँ यार, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना एटलीस्ट एक बार।
उन दोनों की बात सुनकर शिवम हंसते हुए बोला, यार मैं तो तुम दोनों को बस सरप्राइज देना चाहता था। फिर खुद की तरफ इशारा करके बोला, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन। तभी विकी हंसते हुए बोला, लो आ गए इसके दोनों फटीचा दोस्त। लगता है शिवम जिंदल की स्टैंडर्ड लो था और लो ही रहेगा। विकी की बात सुनकर उसके चमचे भी हंसने लगे। वहीं विकी की बात सुनकर शिवम को गुस्सा आ गया। अगर कोई उसके बारे में कुछ बोलता तब तो वो सुन भी लेता, पर उसके अपनों के बारे में सुनना उसके लिए नामुमकिन था। गुस्से से उसने विक्की की मुंह पर एक पंच जड़ दिया। वहीं विकी जो इसके लिए तैयार नहीं था वो पंच के इफेक्ट से दीवार से टकरा गया। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच वहां लड़ाई शुरू हो गई थी। कुछ स्टूडेंट वहां से प्रोफेसर को बुलाने चले गए थे। शिवम अभी अभी ठीक हुआ था और कहीं फिर से उसे चोट ना लग जाए, इस वजह से अनुज और सोहन उसे रोक रहे थे। अरे छोड़ना उसे, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, उनकी बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सोहन इतना कहकर शिवम को रोकने लगा। तभी वहां प्रोफेसर आ गए। उन्होंने जब देखा कि शिवम और विकी को चोट लगी है तो उन्होंने अपना सिर ही पीट लिया। विकी के कारनामे के बारे में उन्हें अच्छे से पता था, पर वो कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि विक्की के पापा हर साल इस कॉलेज में इन्वेस्ट करते थे। प्रिंसिपल और डिन भी उनसे पॉलिटिकली बात करते थे। वहीं ईशानी जो अभी अभी कॉलेज से बाहर आई थी, उसकी फ़ोन रिंग करने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ की बातें सुनकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया और आपने ब्लैक बुगाटी वेरॉन में बैठ गई, जो उसकी पर्सनल कार थी। इस वक्त कॉलेज की बाहर कोई नहीं था, जिस वजह से किसी ने भी उसे नहीं देखा। जैकी भी जल्दी में जाकर कार में बैठ गया। वहीं ईशानी की चारों दोस्त अब तक घर चले गए थे। जैकी के बैठने के बाद उनकी कार वहां से चली गई। उनके कार के पीछे 2 कार और भी थी। वहीं शिवम के कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस में शिवम अपने फ़ोन को देख रहा था। प्रिंसिपल और 2 प्रोफेसर भी वहां मौजूद थे। उनके सामने विकी और शिवम खड़े थे। प्रिंसिपल गुस्से से उन दोनों को देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। विकी ने अपने डैड को कॉल किया था जो आने वाले थे। वहीं शिवम जानता था कि अगर वो अपने डैड को कॉल करेगा तो वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शिवम अभी अभी ठीक हुआ था। फिर भी उसने अपने डैड को कॉल किया। शिवम के दोनों दोस्त भी उसके पास ही खड़े थे। सोहन उसे देखकर कंफ्यूज से बोला, पहले तुमने किसको कॉल किया था? क्योंकि शिवम ने अभी अपने डैड को कॉल किया था, पर उससे पहले भी उसने किसी को कॉल किया था। शिवम ने उन्हें देखकर एक स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस से बोला, मेरी प्यारी दी को किया था। अगर वो आए तो तुम दोनों खुद देख लेना। इतना कहकर वो चुप हो गया। वहीं अनुज और सोहन कंफ्यूजन में थे, क्योंकि जितना उन्हें पता था शिव की सिर्फ एक छोटी बहन थी, तो अब उसकी एक बड़ी दी कहां से आ गई। वहीं विकी के चमचे भी वहां मौजूद थे और शिवम के खिलाफ ही कुछ ना कुछ बोल रहे थे। एक प्रोफेसर जो हमेशा विकी को फेवर करता था, क्योंकि विक्की के पापा अंगद जी से उसे कमीशन मिलता था, वो बोला, मुझे लगता है शिवम की गलती है, उसने ही पहले विकी के ऊपर हाथ उठाया था। विकी ने भी शिवम की तरफ देखकर गुस्से से बोला, हाँ सर, इसने ही पहले मुझ पर हाथ उठाया था। उसकी बात सुनकर अनुज गुस्से से बोला, ये सब तुमने शुरू किया था विक्की, तुम्हें ही पहले शिवम को गिराने की कोशिश किया था, फिर सबके सामने शिव की इंसल्ट कर रहे थे। सोहन भी प्रिंसिपल को देखकर बोला, हाँ सर, अनुज सही कह रहा है, विकी ने ही ये सब स्टार्ट किया था। आपको भी पता होगा कि ये केस लड़का है जो हमेशा दूसरों को बुली करता रहता है। प्रिंसिपल अब दोनों तरफ की बातों सुनकर इरिटेट हो चुके थे, क्यों उन्हें अच्छे से शिवम की आइडेंटिटी पता था जब धीरेन जी ने उसका एडमिशन करवाया था। और वो विकी को भी जानते थे, वो भी जिंदा खानदान जैसा ही पावरफुल था, इसलिए वो बीच में फंस चुका था। तभी ऑफिस का डोर ओपन हुआ और विक्की के पापा अंगद शर्मा अंदर आए। उनके साथ उनकी वाइफ लता शर्मा भी अंदर आए। आपने पापा और मोम को देखकर विक्की खुश हो गया। वहीं जैसे ही अंगद जी और लता ने अपने इकलौते प्यारे बेटे के चेहरे पर चोट के निशान देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने विक्की के पास आकर प्रोफेसर की तरफ देखकर गुस्से में पूछे, किसने किया ये सब? किसकी हिम्मत हुई जो उसने मेरे यानी कि अंगद शर्मा के बेटे पर हाथ उठाया? लता शर्मा भी घमंड और गुस्से से बोली, मेरे बेटे की वजह से ही हम इस कॉलेज में हर साल इतने पैसे देते हैं। जिसने भी मेरे बेटे को मारा उसे जल्दी से जल्दी इस कॉलेज से बाहर निकालिए। तभी एक प्रोफेसर उन्हें शांत कराते हुए बोले, आप शांत हो जाए पहले।
इसमें विकी की भी गलती है, इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम बिना जाने किसी को कॉलेज से निकाल दे। उनकी बात सुनकर आगद शर्मा ने उस प्रोफेसर को गुस्से से घूर कर देखा, फिर शिवम की तरफ देखना लगा। शिवम की चेहरे पर भी थोड़ा सा चोट था। आगद को हमेशा से धीरेन जी से दुश्मनी थी, क्योंकि बिजनेस में धीरेन जी उनसे बहुत आगे थे। शिवम को देखकर आगद जी समझ गए कि जरूर विकी ने ही गुस्से में शिवम से पहले उलझा होगा, पर अब जब वो भी बिजनेस में धीरेन जी की पोजीशन में थे तो उन्हें उनसे कोई डर नहीं था। तभी गेट खुला और धीरेन जी अंदर आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले दिन ही कॉलेज आते ही शिवम ने किसके साथ झगड़ा कर लिया जो उन्हें यहाँ बुलाना पड़ा। आपने डैड को देखकर शिवम खुश हो गया। धीरेन जी ने चारों तरफ देखा तो शिवम उन्हें देख स्माइल कर रहा था। उसकी चेहरे पर थोड़ा सा चोट था। वहीं साइड में विकी भी था, जिसकी चेहरे पर चोट था। वो समझ गए कि उनके बेटे ने जरूर विकी के साथ ही लड़ाई किया है। वहीं धीरेन जी को देखकर आगद जी थोड़ा चुप हो गए। धीरेन जी अपने बेटे के पास जाकर बोले, पहले दिन ही तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम अभी अभी ठीक हुए हो और आते ही तुम्हारे कारनामे शुरू हो गया। उनकी बात सुनकर शिवम नाराजगी से बोला, पर यह सब गलती उस विकी की हरी मेरा नहीं। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मुझे पता था आप ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने दी को फोन करके बुला लिया। एक बार वो आ जाए फिर वो मेरे साइड ही लेंगी, देख लेना आप। शिवम की बातों में बहुत घमंड था। वहीं उसकी बात सुनकर धीरेन जी समझ गए कि शिवम ने किसे बुला है। उन्हें तो अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। मैं जानती हूँ आप सब 2 चैप्टर चाहते हैं, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से लिख नहीं पा रही हूँ। चैप्टर 127 ईशानी आई शिवम की कॉलेज। विकी को था, पर धीरेन जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेवकूफ़ बेटे ने क्या सोचकर मिस ईशानी को कॉल किया है। क्या उन्हें कोई काम नहीं है जो वो सिर्फ इसकी कॉलेज में की गई हरकतों की वजह से यहाँ आएंगी? वहीं लता शर्मा, जो अपने बेटे को इस हालत में देखकर गुस्से में थी, वो गुस्से से शिवम और धीरेन जी की तरफ देखकर बोली, क्या तुम्हें यही सिखाया गया है कि कैसे दूसरों के साथ मारपीट करो? उनकी बात सुनकर शिवम की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ बोलता उससे पहले सोहन बोला, आंटी आप शिवम से ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपके बेटे विकी ने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था। उसकी बात सुनकर विकी गुस्सा हो गया। वो आज कुछ भी करके शिवम को इस कॉलेज से निकलवाना चाहता था। तभी विकी के डैड प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोले, मैं हर साल इस कॉलेज में एक बड़ा अमाउंट दिया करता हूँ, क्या इसलिए कि मेरे बेटे को कोई भी यहाँ मार सके? उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि डीन और कॉलेज की सारे इन्वेस्टर आगद के हाथ में थे। वहीं धीरेन जिंदल भी कोई मामूली आदमी नहीं था जिनके बेटे को वो यहाँ से ऐसे ही निकाल दे। वो तो अब बुरी तरह से फंस चुका था। वहीं धीरेन जी आगद शर्मा की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से बोले, तो क्या आप चाहते हैं कि मेरे बेटे को यहाँ से निकाल दिया जाए? शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मिस्टर आगद शर्मा। उनकी बात पर आगद जी एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोले, मुझे अच्छे से पता है कि आप कौन हैं मिस्टर धीरेन जिंदल। पहले की बात अलग थी, तब आपका बिजनेस हमसे बहुत आगे थे, पर अब आप ये मत भूलिए कि हम दोनों ही राइवल हैं। और मैंने सुना है इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी आपकी कंपनी लॉस में जाने वाली है। उनकी बात सुनकर धीरेन जी का चेहरा पीला पड़ गया। ये सच था कि उनको बिजनेस में लॉस हो रहा था। जब से शिवम कोमा में गया था तब से धीरेन जी ने बिजनेस पर ध्यान देना जैसे छोड़ ही दिया था। वो ज़्यादातर समय सबसे बेस्ट डॉक्टर को ढूंढने की और हॉस्पिटल में रहने में बीता देते थे। ऊपर से शिवम की वजह से संध्या जी की हालत भी रो रो कर दिन भर दिन खराब हो रही थी, जिस वजह से धीरेन जी और भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे। तब अगद ने चालाकी से उनसे उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट छीन लिया था। शिवम तो कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ था, पर अब तक शायद उनके ऑफिस में जासूस बन चुके थे। और धीरेन जी जानते थे कि उनके राइवल में से कोई उनके कुछ एम्प्लॉय को खरीद कर उनके प्रोजेक्ट की डाटा को लीक कर रहा है, पर अब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। और उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ, ये प्रोजेक्ट भी उनके हाथ से चला गया था। वहीं आगद जी की बातों से अपने डैड को परेशान होता देख शिवम भी परेशान हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसके डैड इतने परेशानी में है, वरना वो यहाँ उन्हें कभी नहीं बुलाता। वहीं धीरेन जी को परेशान देखकर आगद जी की होंठों पर एक कुटिल स्माइल आ गई। वो शिवम की तरफ देखकर धीरेन जी से बोले, वैसे मेरे कनेक्शन काफ़ी अच्छा है,
अगर आपके बेटे ने इसी वक्त आपने घुटने पर बैठकर मेरे बेटे से माफ़ी मांग लेता है तो शायद मैं आपके कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी मेरी कंपनी जी कॉर्पोरेशन के साथ बहुत जल्दी डील साइन करने वाली है, तो हो सकता है मैं आप पर दया दिखाकर कुछ मदद कर दूँ। आपने पापा की बात सुनकर बिकी बहुत खुश हो गया, उसके होठों पर एक जंग जीतने वाली स्मैक आ गई। वो तो जल्द से जल्द शिवम को अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने हुए देखना चाहता था। वहीं लता शर्मा भी अपने पति की बात सुनकर खुद हो गई। उसके अंदर तो घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझती थी। वहीं विकी के दोस्त भी खुश हो गए, उन्हें तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कैसे शिवम अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगोगा। वहीं आगद की बात सुनकर धीरेन जी गुस्से में आ गए। उन्हें पता था उनका बेटा थोड़ा शरारती और मुंहफट जरूर है, पर वो कभी ऐसी कोई गलती नहीं करता था जिस वजह से उसे माफ़ी मांगना पड़े। आगद शर्मा की बात सुनकर शिवम, सोहन और अनुज को भी गुस्सा आ गया था। शिवम को उनकी बातों में अपने डैड के लिए इंसल्ट साफ साफ महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो गुस्से में आ गया था। वहीं सोहन और अनुज को भी अपने दोस्त की बेइज्जती होता देख गुस्सा आ गया था। जब गलती शिवम की थी ही नहीं तो भला वो उसे माफ़ी क्यों मांगने दे। वहीं बाहर कुछ स्टूडेंट खड़े थे जहां शिव का नेचर काफ़ी पसंद था। उन्हें शिव के लिए बहुत बुरा लग रहा था, उन्हें पता था कि विकी कितना घटिया इंसान है। कोई कुछ बोलता उससे पहले एक कोल्ड और भयानक आवाज़ आई, अच्छा तो मिस्टर आगद शर्मा चाहते हैं कि मेरा भाई उनके बेटे से माफ़ी मांगे। इतनी भयानक आवाज़ सुनकर रूम में खड़ा हर कोई एक पल के लिए डर गया। सबकी नज़र गेट से आते हुए लड़की पर गई। ब्लैक ओवरकोट और ब्लैक मास्क में वो किसी डेविल क्वीन से कम नहीं लग रही थी। उसके साथ जैकी बड़े घमंड और बेफिक्र होकर चल रहा था, जैसे वो यहाँ का राजा हो। वहीं उनके पीछे 5-6 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। रूम में इंटर होने के बाद एक बॉडीगार्ड ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं बाकी सब कंफ्यूजन और हैरानी से उन सबको देख रहे थे कि ये है कौन जिनकी ऑरा इतनी पावरफुल है। वहीं ने जैसे ही ईशानी को देख वो जल्दी से जाकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गले लग गया। अच्छा हुआ कि आप आ गई दी, देखिए ना ये कैसे मुझसे घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। भला इस अगद शर्मा जैसे किडे की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो वो उसके भाई को घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगने को बोल रहा है। उसने विक्की की तरफ देख, इस लड़के ने पिछले जन्म में भी उसे बुली किया था जब वो यहाँ अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, पर उसका ये छोटा सा भाई शिवम जो इस वक्त छोटे बच्चे की तरह उसके गले लगकर खड़ा है, वो उस वक्त उस जन्म में किसी बड़े भाई की तरह ढाल बनकर उसे प्रोटेक्ट करता था। विकी को देखकर ईशानी की गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो इसी वक्त इस विकी के हाथ पैर तोड़ देना चाहती थी। इसे अच्छे से पता था ये लड़कियों को कितना बुली करता है। पिछले जन्म में तो इसने एक लड़की से झूठा प्यार का नाटक करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, पर उसे शादी करने से मन कर दिया, जिस वजह से वो लड़की ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। वहीं शिवम की दोनों दोस्त समझ गए थे कि शिवम किस दी की फ़ोन करने की बात कर रहा था। वहीं ईशानी को देखकर धीरे जी थोड़ा शांत हो गए। ईशानी की पावरफुल बैकग्राउंड के बारे में उन्हें अच्छे से पता था। उन्हें पता था मिस ईशानी के लिए आगद शर्मा जैसे छोटे लोग कोई मायने नहीं रखते हैं। पर उन्होंने सोचा नहीं था कि शिवम की एक फ़ोन कॉल की वजह से मिस ईशानी सच में यहाँ आ जाएगी। वहीं शिव को ऐसे अपने बॉस के गले लगा देखकर जैकी को बहुत जलन हो रही थी। वहीं शिवम ने सारी बात अपनी दी को बता दिया था। उसकी सारी बातें सुनकर ईशानी ने घूरकर शर्मा फैमिली को देखा। वहीं आगद शर्मा ईशानी को तो नहीं जान पाए थे, पर उनकी नज़र जैसे ही जैकी पर गई तो उनका गला सूखने लगा। उन्होंने जैकी को जी कॉर्पोरेशन में देखा था जब वो वहाँ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने गए थे, ताकि उन्हें एटलीस्ट जी कॉर्पोरेशन के साथ एक बार ही सही काम करने का मौका मिले। जब वो प्रोजेक्ट हेड के साथ मीटिंग में थे तब जैकी टहलते हुए उस मीटिंग रूम में आ गया था, पर किसी भी एम्प्लॉय ने उसे कुछ नहीं बोला। जैकी तो इधर उधर घूम रहा था जैसे वो उसका ही ऑफिस हो। जैकी के जाने के बाद जब अगद जी ने उस प्रोजेक्ट हेड से जैकी के बारे में पूछा था, तब उसने बताया था कि ये जैकी है, हमेशा बॉस के साथ ही ऑफिस में आता जाता रहता है और वो बॉस के बहुत खास है। इसके गलती पर भी बॉस उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। ये बात याद करके अगद शर्मा के माथे से पसीना बहने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की है कौन जिसे शिवदी कह रहा है,
और ये मिस्टर जैकी उस लड़की के पास ऐसे बॉडीगार्ड की तरह क्यों खड़े हैं? अगर ये लड़की कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हुई तब तो वो बुरा फंसने वाले हैं। तभी वो प्रोफेसर जो अंगद शर्मा का चमचा था, वो शिवम और ईशानी की तरफ देख कर बोला, तुम हो कौन और ये क्या बदतमीजी है, डोर क्यों लॉक किया है? उनकी बात सुनकर ईशानी ने अपनी कोल्ड आंखों से एक नज़र उनकी तरफ देखा। ईशानी की एक नज़र से ही वो प्रोफेसर अंदर तक डर गया। तभी शिवम बोला, क्या मतलब कौन है? मैंने अभी कहा ना ये मेरी दी है, आपको समझ नहीं आया क्या? वहीं प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इन बड़े बड़े लोगों के बीच वो फंस गया था। वहीं लता शर्मा गुस्से से बोली, तो क्या हुआ अगर मेरे बेटे ने उसके साथ कुछ मजाक कर दिया तो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अब जब तक वो घुटने पर बैठकर माफ़ी नहीं मांगता तब तक हम आसानी से उसे जाने नहीं देंगे, वरना उसे इस कॉलेज से निकालना ही होगा। वहीं अंगद शर्मा अपनी बीबी की बात सुनकर डर गया, क्योंकि अब तक तो वो समझ चुका था कि ये सामने खड़ी लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। तभी ईशानी एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, लगता है आपको बहुत शक है मेरे भाई को घुटनों पर बैठाने का। क्यों ना आप ही बैठकर पहले देखें कि घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने से कैसा लगता है। उसके इतना कहते ही गार्ड्स आगे गए और उन्होंने अंगद शर्मा, लता शर्मा और विकी को पकड़कर उनके घुटनों पर बिठा दिया। छोड़ो हमें, ये क्या कर रहे हो? ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इन गार्ड्स से कहकर पकड़ने की? इतना कहकर लता शर्मा उस गार्ड से छुटने की कोशिश कर रही थी पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। विकी भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो चाहकर भी उन ट्रेन्ड बॉडीगार्ड से छूट नहीं पा रहा था। वहीं प्रिंसिपल और वो प्रोफेसर तो बस ये सब देख रहे थे। तभी प्रिंसिपल को एक कॉल आया। प्रिंसिप ने साइड में कर कॉल रिसीव कर लिया तो उधर से कॉलेज की ऑनर की चिल्लाने की आवाज़ आई, कर क्या रहे हो तुम? हुआ क्या है वहाँ पर? उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल ने यहाँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर उधर से ऑनर बोले, वो लड़की जो कर रही है उन्हें करने दो। ध्यान रखना किसी भी कीमत पर उन्हें नाराज मत करना, वो एक डेविल है। अगर किसी ने उसे नारा किस तो 2 दिन में हमारा पूरा कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। एक सर मैं ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए भी प्रिंसिपल की माथे से पसीना बह रहा था। उसने ईशानी को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस थी। उसने किसी भी प्रोफेसर को अंगद, विकी और लता की मदद करने से मना कर दिया। वहीं आपने प्रिंसिपल की बात सुनकर सब हैरान थे, पर वो जानते थे कि उनके प्रिंसिपल बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे, इसलिए सब साइड में चुपचाप खड़े हो गए और डर से सामने देखने लगे। वहीं धीरेन जी, सोहन, अनुज तो ये देखकर हैरान हो गए कि कोई भी शर्मा फैमिली की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। शिवम तो विकी को घुटने पर बैठा देख बहुत खुश था। वो विकी को देखकर चिढ़ाने वाली स्माइल कर रहा था। वहीं लता जी अपने पति की तरफ देखकर बोली, आप कुछ करिए, देखिए इन लोगों की इतनी हिम्मत जो ये हमें ऐसे घुटनों पर बैठा के रखे। उसकी बात सुनकर अंगद जी गुस्से से बोले, तुम चुप करो बेवकूफ़ औरत, तुम्हें कुछ समझ भी आता है क्या? वहीं अपने पति को अपने ऊपर ही गुस्सा करता देख लता जी हैरान थी। उन्हें अपने पति की अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए तो वो हमेशा सबके ऊपर रौब दिखाया करती थी। आपने पापा को अपने मोम पर ही गुस्सा करता देख विकी गुस्से से बोला, पापा आप मोम पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? गलती तो इस शिवम और उस लड़की की है। उसने इतना ही कहा था कि ईशानी के इशारे पर एक बॉडीगार्ड आगे आया और विकी के गाल पर एक जोरदार थापड़ जड़ दिया, जिस वजह से विक्की का गाल और भी सूज गया। ईशानी विकी की तरफ देखकर बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को बुली करने का? फिर अंगद और लता शर्मा की तरफ देखकर बोली, लगता है आपने इस बिगड़ैल बेटे को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से पाला है आप लोगों ने। चैप्टर 128 कॉन्सर्ट टिकट। जैकी की जलन शिवम से। लगता है आपने अपने इस बिगड़ैल बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है। कोई बात नहीं, आज मेरे गार्ड्स आपके इस बेटे को अच्छा सबक सिखा देंगे, तभी फ्यूचर में वो किसी को भी बुली ना कर पाए। ईशानी की बात सुनकर अंगद जी और लता शर्मा डर गए। दोनों को लग रहा था कि कहीं ये लड़की उनके बेटे को मार ना दे। वहीं अपनी दी की बात सुनकर शिवम तो खुश हो गया। उसे भी विकी का दूसरों को परेशान करना और बुली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ईशानी की बात सुनकर गार्ड्स ने विकी को थापड़ मारने शुरू कर दिया। विकी चाहकर भी उनसे छूट नहीं पा रहा था, वो बस चिल्ला सकता था,
वहीं विकी की हालत देखकर उसके चमचे डर से दुबक कर एक कोने में खड़े हो गए थे। उनको तो डर लग रहा था कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। उन्होंने सोचा नहीं था कि शिवम के पास इतना पावरफुल बैकअप होगा। वहीं अपने बेटे को इस तरह से मार खाता हुआ देखकर लता जी गुस्से और डर से चिल्लाकर विकी को छोड़ देने को कह रही थी। आगद शर्मा ईशानी को देखकर बोला, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से वो किसी को बुली नहीं करेगा। विकी जो बेहोश होने की कगार पर था, उसने जैसे ही अपने पापा की बात सुना वो हैरान हो गया। उसके पापा को इस लड़क को सबक सिखाना चाहिए थे तो वो उसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। लता जी भी हैरान थी अपने पति की बातों से। वहीं आगद जी तो अभी तक बहुत डर रहे थे, उन्हें पता था कि वो ईशानी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनकी बात सुनकर ईशानी किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोली, आप कुछ देर पहले ही तो शिवम को घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने को कह रहे थे, अब आप अपने बेटे को क्यों नहीं कहते कि वो उन सब से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगे जिनको भी उसने परेशान किया है। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। ईशानी उनके सामने चेयर पर किसी डेविल की तरह बैठ गई। उसने गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड्स ने आगद जी को छोड़ दिया। तभी आगद जी को उनके असिस्टेंट का कॉल आया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो उधर से उनकी असिस्टेंट की आवाज़ आई, सर हमें जो प्रोजेक्ट मिला था उसे कैंसिल कर दिया गया है, और हमने जो जी कॉर्पोरेशन में जाकर डील के बारे में बात किया था उन्होंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया है। आपने असिस्टेंट की बात सुनकर तो जैसे आगद शर्मा की पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टर से बहुत सारे पैसे लाकर लैंड और रॉ मटेरियल में लगा दिया था। अगर अब प्रोजेक्ट उनसे छीन लिया गया है तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। इतने पैसे वो अभी कहाँ से ला कर दे, अगर उन्होंने कुछ शेयर्स बेच भी दिया तो भी उन्हें ही लॉस होगा। वो समझ गए थे कि ये सब सामने खड़ी लड़की ने ही किया है। वो तो ये भी सोच रहे थे कि ये लड़ आखिर है कौन जिसने जी कॉर्पोरेशन को भी उनका डील रिजेक्ट करने को मजबूर कर दिया। अब तो पछता रहे थे कि वो विकी के कहने यहाँ आए ही क्यों। हमें माफ़ कर दीजिए मिस, हमसे गलती हो गई, आगद जी ये कहकर गिड़गिड़ाने लगे पर ईशानी बिना उनकी तरफ देखकर प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली, आई होप ही विकी शर्मा अब इस कॉलेज में ना रहे, वरना मुझे अपने तरीके से ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे स्टूडेंट को अब इस कॉलेज में नहीं रहने देंगे जो दूसरे स्टूडेंट को बुली करता हो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वहीं आपने प्रिंसिपल को इतने शांत और आज्ञाकारी होते हुए देख प्रोफेसर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसकी वजह से उनके प्रिंसिपल इतने डरे हुए हैं। वहीं आगद शर्मा, लता शर्मा और विकी तो हैरान हो गए। वहीं शिवम भी हैरान था, सच में उसकी दी कितनी आउटस्टैंडिंग है, जो आते ही उन्होंने इस बदतमीज विकी को सबक सिखाकर कॉलेज से भी निकलवा दिया। वहीं शिवम के दोनों दोस्त और धीरेन जी भी हैरान थे। प्रिंसिपल को ईशानी से इतना डरते देख और आगद शर्मा को इतने डर में देखकर वो भी समझ गए थे कि ये मिस ईशानी का ही काम है। ईशानी ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली, जल्दी से शिव की ट्रांसफ़र पेपर रेडी करके साइन कीजिए। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल के साथ साथ शिवम और धीरेन जी भी हैरान हो गए। शिवम हैरानी से बोला, दी क्या आप चाहत है कि मैं किसी और कॉलेज में जाऊं? उसकी बात सुनकर ईशानी हाँ में अपनी सिर हिलाकर बोली, हाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र आई जी कॉलेज में होगी, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अपने दी की बात सुनकर शिवम खुश हो गया और खुशी से बोला, ठीक है दी, पर क्या आप मेरे दोनों दोस्तों का भी वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो शिवम खुश हो गया। वहीं अनुज और सोहन भी खुश थे कि उनका दोस्त उनके बारे में इतना सोचता है। आई कॉलेज बहुत बड़ा था, वो चाह कर भी वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते थे। विकी अब तक बेहोश हो गया था। गार्ड्स ने विकी और उसके माँ पापा को लेकर बाहर छोड़ दिया। आगद शर्मा अब तक परेशान हो चुका था। उसने अपने गार्ड्स को कॉल किया तो गार्ड्स आकर विकी को उठाकर ले गए। उनके पीछे लता जी भी रोते हुए चली गई। आगद जी भी उनके साथ विकी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं प्रिंसिपल ऑफिस में शिवम, सोहन और अनुज का ट्रांसफ़र पेपर तैयार हो गया था। थोड़ी देर में सभी बाहर आ गए। वहीं जैकी जलन से शिवम को घूर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं ये मेरी बॉस से इतना ज़्यादा चिपक क्यों रहा है, मैं भी तो उनका छोटा भाई हूँ। बाहर आकर धीरेन जी ने ईशानी को देख ग्रेटिट्यूड के साथ बोले, थैंक यू मिस ईशानी आपका यहाँ आने के लिए।
ईशानी ने उन्हें देख बस स्माइल किया और बोली, शिवम मेरा भाई है तो आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने जैकी को इशारा किया तो जैकी ने एक फाइल निकालकर धीरेन जी को दे दिया। धीरेन जी ने कन्फ्यूज़न के साथ उसे ले लिया और उसे खोलकर देखने लगे। उस फाइल को देखकर धीरेन जी की आंखें बड़ी हो गई। उस फाइल में उन 4 एम्प्लॉय का नाम था जो उनके राइवल के साथ मिले हुए थे। उसने उनके बारे में सभी डिटेल्स थी और बैंक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स भी। धीरेन जी को समझ नहीं आ रहा था कि मिस ईशानी ने इतनी जल्दी ये सब कैसे पता कर लिया, पर तभी उन्हें याद आया कि ईशानी का बैकग्राउंड क्या है तो उन्होंने ईशानी को थैंक यू कहा। तभी उन्हें कॉल आया तो वो तो दूर चले गए। वहीं ईशानी ने शिवम को 3 कॉन्सर्ट की टिकट दिया और बोली, तुम तीनों आ जाना। उस टिकट को देखकर तो जैकी, सोहन और अनुज बुरी तरह से हैरान और खुश हो गए। वो तीनों भी दर्शित की गानों की और गिटार धुन की फैन थे, पर वहाँ टिकट मिलना इतना आसान नहीं था जिस वजह से अनुज और सोहन कभी वहाँ नहीं गए थे। शिवम ने ईशानी को गले लगा लिया और खुशी से झूमते हुए बोला, थैंक यू दी, यू आर द बेस्ट। अनुज और सोहन ने भी ईशानी को थैंक यू बोला। ईशानी को कुछ काम था इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। वहीं जैकी जो उसके पीछे था वो शिवम के पास आकर बोला, तुम इतना खुद मत हो, सबसे पहले मैं उनका छोटा भाई हूँ, उनके साथ 4 सालों से हूँ मैं। तुम उनसे बस कुछ दिनों से मिले हो इसलिए ज़्यादा उनसे मत चिपको। उसकी बात सुनकर शिवम का मुंह बन गया। वो जैकी को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, तो क्या हुआ, अगर तुम उनके साथ 4 सालों से हो तो प्यार तो मेरी दी सबसे ज़्यादा मुझसे ही कार्य है। उसकी बात सुनकर जैकी और भी चिढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई आने के बाद उसका कंपटीशन इतना क्यों बढ़ गया। वो गुस्से से शिवम को कुछ कहने ही वाला ही था कि उससे पहले ईशानी ने उसे गाड़ी में बैठने को बोला तो शिवम को गुस्से से देखते हुए वहां से चला गया। उनके गाड़ी की वहां से जाने के बाद सोहन बोला, यार तेरी दी तो बहुत पावरफुल है, उनका ऑरा तो बहुत खतरनाक है। अनुज भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ देख नहीं कैसे विकी के पापा उनके सामने किसी चूहे की तरह लग रहे थे। प्रिंसिपल भी तो उन्हें देखकर कितने डर और रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। उन दोनों की बात सुनकर शिवम घमंड और प्राउड से बोला, मेरी दी है ही इतनी अमेजिंग, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सोहन और अनुज ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शाम का वक्त मेहरा मैंशन। ईशानी के साथ साथ उसकी चारों दोस्त और जैकी भी दर्शित के कॉन्सर्ट में जाने के लिए मेहरा मैंशन में ही थे, क्योंकि वो सब वहीं से जाने वाले थे। ईशानी, नंदिनी और काव्या उसके रूम में थी। वहीं नीचे बक सब बैठे हुए थे। दादा दादी जैकी की बचकानी बातों को सुनकर बस रहे थे। वहीं बाकी सब भी वहीं बैठे थे। समीर, रिहान और अयान को तो जलन हो रही थी। पहले तो ईशानी दर्शित के साथ ही कॉलेज गई और अब दर्शित के बोलने पर वो कॉन्सर्ट में भी जा रही है। वहीं प्रिया अंदर ही अंदर जल रही थी। उसके दर्शित भाई ने आज तक तो उसे और उसके फ्रेंड्स को कभी ऐसे फ्री में कॉन्सर्ट का टिकट नहीं दिया था। तो ईशानी के लिए दर्शित इतना सब क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ईशानी उसकी बायोलॉजिकल बहन है? पर सुकेत जी और आरती जी दर्शित और ईशानी के बीच ठीक हो रहे रिश्ते को देखकर बहुत खुश थे। वहीं दर्शित ने अब तक ईशानी को बहुत बार कॉल कर लिया था, ये पूछने के लिए कि वो कब तब आएगी। आज सुबह ही दर्शित ने ईशानी से उसकी नंबर ले लिया था, जिस वजह से वो बहुत खुश था। वहीं जैकी तो अब रितिका से झगड़ा करने लगा था कि उसकी ईशानी दोस्त सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है। वहीं उनकी झगड़ा देखकर सब हंस रहे थे। तभी वहां 2 लोग अंदर आए। सब उनके तरफ देखने लगे। आरती जी की होठों पर स्माइल आ गई, क्यों सामने से कोई और नहीं बल्कि कबीर और अबीर आ रहे थे। अबीर तो खुशी से झूमते हुए अंदर आ रहा था, वहीं कबीर अपने फ़ोन में देखते हुए केयरलेसली चल रहा था। चैप्टर 129, कबीर की जलन, कबीर और रितिका की किस। उन दोनों को देखकर आरती जी ने बैठने के लिए बोला। दोनों सोफे पर बैठ गए। दरअसल ऑफिस से आते वक्त अबीर ने ईशानी से मिलने की जिद की, जिस वजह से कबीर को यहाँ उसके साथ आना पड़ा। कबीर चुपचाप बैठा था, पर उसे एक आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अभी तक उसने सामने नहीं देखा था, पर अबीर की नज़र जब अपने सामने बैठी लड़की पर गई तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे भ्रम हो रहा हो। वो अपनी आंखों को मसलते हुए फिर से सामने देखा तो अभी भी वही दृश्य उसके सामने था। अबीर को अब यकीन हो गया था कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सच है।
वहीं सामने की सोफे पर रितिका, अनुजा और जैकी बैठे थे। रितिका जो जैकी के साथ झगड़ा कर रही थी, जैसे ही उसकी नज़र कबीर और अबीर पर गई तो वो पूरी तरह से शॉक हो गई। उसकी आंखें भी बिल्कुल अबीर की तरह बड़ी हो चुकी थी। वहीं अबीर कबीर की हाथ को हिलाकर उसके कान के पास जाकर बोला, भाई फ़ोन से नज़रें हटाकर ज़रा सामने तो देखिए, क्या ये भाभी जैसी नहीं लग रही है। उसकी बात सुनकर कबीर आपने फ़ोन से नज़रें हटाकर सामने देखा तो वो भी हैरान हो गया। जैसे ही रितिका की नज़रों से उसकी नज़रें मिली वो दोनों जैसे एक दूसरे में खो गए। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। रितिका बेखिली में थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, तुम यहाँ। कबीर अभी इसी वक्त रीति से बात करना चाहता था, पर घरवाले पास थे जिस वजह से उसने आपने आप रोक लिया। वहीं बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे एकटक नज़रों से क्यों देख रहे हैं। वहीं काव्या को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। दादी माँ उन दोनों को देखकर रितिका से पूछा, रितिका बेटा क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उनकी सवाल सुनकर रितिका और कबीर दोनों अपने होश में आए। कबीर कुछ कहता उससे पहले रितिका जल्दी से बोली, हाँ हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में मिले थे, एक बार कोइंसिडेंस था बस। रितिका की बात सुनकर दादी माँ ने सिर हिला दिया और बोली, ओह ये तो अच्छी बात है, तो तुम दोनों पहले भी मिल चुके। बाकी सबका भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। वहीं रितिका की बात सुनकर गुस्से से कबीर की मुठिया कस गई। उसने अपनी फ़ोन को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसका स्क्रीन ही चटकने लगा था। रितिका की ये कहना कि उनका मिलना बस एक कोइंसिडेंस था, ये कबीर को हद से ज़्यादा गुस्सा दिल रहा था। ऊपर उसे ये तक नहीं पता था कि रितिका ने अपना पूरा नाम ना बताकर सिर्फ रीति क्यों बताया उसे। वहीं अबीर उन दोनों को देख रहा था और अपने बड़े भाई की गुस्से को भी वो अच्छे से समझ रहा था। उसने कबीर की हाथों पर हाथ रख दिया और बोला, भाई और भाभी मतलब भाई और मिस रीति मिले थे ऑस्ट्रेलिया में। अब सबका डाउट क्लियर हो गया, पर काव्या अच्छे से समझ गई थी कि आखिर ये है कौन। उसे अच्छे से पता था रितिका के बारे में, सो अब वो समझ गई थी कि जिस लड़के के बारे में रितिका ने बताया था वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही है। वहीं रितिका को एहसास हो रहा था कि कबीर उसे बुरी तरह से घूर रहा है। वो बार बार कबीर से अपनी नज़रें चुरा रही थी और ये बात कबीर की गुस्से को और हवा दे रहा था। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो उससे नज़रें चुरा रही थी और सबके सामने ऐसे बोल रही थी जैसे उससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। वहीं काव्या तो रितिका को ऐसे नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखता देख हंसी आ रही थी। भला वो कैसे समझ ना पाती कि रितिका ऐसा क्यों कर रही है। रितिका अपनी जगह से उठी और झूठी स्माइल करते हुए बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कबीर की तपती नज़र उसे अपने ऊपर बार बार महसूस हो रही थी जिसे रितिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से गार्डन की तरफ चली गई। कबीर की नज़र जाते हुए रितिका पर टिकी हुई थी और ये सब नोटिस कर रहे थे। अबीर अपने भाई के कान के पास जाकर बोला, भाई मुझे लगता है आपको उनसे बात करना चाहिए, क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से वो आपसे दोबारा मिल ना पाए हो। कबीर फ़ोन का बहाना बनाकर वहां से चला गया। आपने भाई को जाते देख अबीर की होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि जरूर उसका भाई उसकी भाभी के पीछे जाने वाला है। वहीं रितिका बाहर गार्डन में थी, उसकी दिल की धड़कन जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो यहाँ इंडिया में ऐसे उस इंसान से मिलेगी जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि तभी किसी ने उसे खींच लिया और रितिका किसी की मजबूत सीने से टकरा गई। रितिका ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उसकी आंखें कबीर की गहरी आंखों से जा मिली जिसमें उसके लिए बहुत सारे सवाल थे। कबीर की पकड़ पल पल रितिका की बाहों पर कसतई जा रही थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे गुस्से से लाल हो रही थी। तो क्या बुलाऊं तुम्हें रीति या फिर मिस रितिका? उसकी आवाज़ में एक गुस्सा था। रितिका ने अपनी नज़रें नीचे कर लिया। तभी कबीर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने दांत भींचते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर बिना बताए आने की? क्या तुम भूल गए थे कि मैंने क्या कहा था? तुम सिर्फ मेरी हो तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? अब तो रितिका को दर्द होने लगा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लीव मी मिस्टर कबीर, ये कहकर रितिका खुद को कबीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
वहीं रितिका की आंखों में आंसू देखकर कबीर की दिल में एक टीस सी उठी। उसने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दिया। कबीर की पकड़ ढीली होते ही रितिका ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने हाथ को सहलाने लगी जो अब तक लाल हो गया था। कबीर की नज़रें जब उसकी निशान पर पड़ी तो उसे भी थोड़ा गिल्ट फील होने लगा कि क्यों उसने रितिका को इतनी जोर से पकड़ रखा था। तभी रितिका को किसी का कॉल आया। रितिका ने फ़ोन देखा तो कॉल उनके एक दोस्त का था। वहीं कबीर जो अभी गिल्ट फील कर रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र रितिका की फ़ोन स्क्रीन पर गई जिस पर किसी लड़के का नाम फ्लैश हो रहा था, उसे देखकर तो कबीर का गुस्सा जो थोड़ा शांत हुआ था वो फिर से बढ़ गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उसकी रीति ने किसी लड़के का नाम इतने प्यार से सेव किया है। रितिका कॉल रिसीव करती उससे पहले कबीर ने गुस्से में उसकी हाथ से फ़ोन लेकर कॉल काट दिया। उसे ऐसे करता देख रितिका थोड़े गुस्से से बोली, तुमने कॉल क्यों काटा, मुझे बात करनी थी। रितिका की बात सुनकर तो कबीर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे जलन हो रहा था कि किसी और लड़के के लिए रीति उससे लड़ रही है। कबीर ने गुस्से में रितिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। रितिका कुछ समझ पाती उससे पहले कबीर ने अपने होठ को रितिका के हाथ से मिला दिया और उसे किस करने लगा। वहीं कबीर की इस सडन किस से रितिका हैरान हो गई। उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं कबीर तो गुस्से में रितिका को किस कम और काट ज्यादा रहा था। उसकी किस में तड़प, प्यार, गुस्सा, नाराजगी सब था। वो अपने 2 सालों की तड़प को इस वक्त गुस्से में मिटा रहा था। वहीं रितिका को अब अपने होठों पर दर्द होने लगा था, क्योंकि कबीर उसे बहुत गुस्से और पैशनेटली किस कर रहा था। तो कभी स्मूच कर रहा था तो कभी बाइट कर रहा था। रितिका कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो कबीर से चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी, क्योंकि कबीर उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब रितिका खुद को छुड़ा नहीं पाई, उसकी आंखों आंसू बहने लगे। उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसे स्ट्रगल करता देख कबीर ने उसकी होंठों को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखने लगा जिसमें आंसुओं से भरा हुआ था। कबीर ने रितिका को अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करने के लिए उसकी बाल को सहलाने लगा। रितिका उसकी सीने से लगी गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान उसकी शरीर में वापस आ गई हो। थोड़ी देर बाद जब कबीर ने देखा कि अब रितिका शांत हो गई है, तो वो उसकी फेस को ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर अपनी उंगली से उसकी होंठों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ रीति, ये हमारी पहली किस नहीं है, हम पहले भी किस कर चुके हो, तो तुम्हें अभी तक इसकी आदत कैसे नहीं हुई। लगता है इन सालों में तुम्हारी आदत छूट चुकी है, और ये अच्छी बात है क्योंकि मेरे सिवा कोई तुम्हें छुए ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आज से तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकती। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। रितिका को कबीर की बातों में अपने लिए प्यार और जुनून साफ नजर आ रही थी। बस इसलिए तो इन 2 सालों में वो चाहकर भी कबीर को भूल नहीं पा रही थी। रितिका की आंखों में अपने लिए इतने सालों बाद भी वही प्यार भरा इमोशन देखकर कबीर के दिन में थोड़ी शांति हुई। उसने रितिका को अपने गले लगा लिया। रितिका बिना कुछ बोले बस चुपचाप उसकी गले लगी हुई खड़ी थी। वहीं ऊपर बालकनी से 4 लोग ये नज़ारा देख रहे थे, और 3 बंदर तो एक दूसरे की आंखों को ढकने में लगे हुए थे। ये चारों कोई और नहीं, ईशानी, काव्या, अनुजा और नंदिनी ही थे। काव्या ने जब रितिका के पीछे कबीर को जाते हुए देखा तो वो जल्दी से ऊपर आ गई थी, और नंदिनी और काव्या को सब बता दिया था, और तीनों ने ईशानी को भी बालकनी में घसीट लिया था। पर जैसे ही उन्होंने कबीर को रितिका को किस करते हुए देखा तो एक दूसरे के आंखें बंद करने लगे। काव्या बोली, देखा, मैंने कहा था ना, कबीर ही वो लड़का है जिनके बारे में रितिका ने हमें बताया था। ईशानी अंदर चली गई। उसे तो रितिका और कबीर की रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जानती थी कबीर कभी रितिका को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। उनकी फैमिली भी अच्छी तो रितिका वहाँ खुद भी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जिंदल विला में शिवम एयर होकर बैठा था। उसके पास अनुज भी बैठा हुआ था, जो कॉलेज से ही शिवम के साथ जिंदल विला आ गया था। दोनों सोहन का वेट कर रहे थे, क्योंकि सोहन कॉलेज से घर गया था कुछ काम होने की वजह से। वहीं धीरेन जी और संध्या जी भी वहीं उनके पास सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं सुरभि तो मुंह फूला कर बैठी हुई थी। संध्या जी उसे ऐसे देखकर बोली, बच्चा, जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी स्कूल खत्म हो जाएगी तब तुम भी कॉन्सर्ट में जाना, ठीक है। उनकी बात सुनकर सुरभि मायूस होकर बोली, पर मम्मा मैं कब बड़ी हो जाऊंगी,
देखिए ना, दीदू ने सिर्फ भाई को टिकट दिया, मेरे लिए नहीं दिया, मुझे भी उनके साथ जाना था। उसकी बात सुनकर धीरेन जी बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दी तो तुमसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने भाई को टिकट दिया तो क्या हुआ, तुम्हें तो वो कितनी सारी गिफ्ट और चॉकलेट देती है ना। दोनों अपनी प्यारी बेटी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शिवम और अनुज इन सब का मजा ले रहे थे। तभी धीरेन जी को किसी का कॉल आया। धीरेन जी ने कॉल रिसीव कर लिया तो उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर पहले तो धीरेन जी शक हो गए, पर फिर उनकी चेहरे पर खुशी आ गई। ओके, कल मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। संध्या जी ने उन्हें खुश देखकर पूछा, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं। उनकी बात पर धीरेन जी बोले, मुझे जी कॉर्पोरेशन से कॉल आया था। जिस डील को पहले वो किसी और के साथ करने वाले, अब वो कॉन्टैक्ट मुझे दे रहे हैं। उनकी बात सुनकर संध्या जी बोली, ये तो अच्छी बात है। वहीं शिवम भी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि उनकी बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है। वहीं सुकेत जी को पूरा यकीन था कि ये सब मिस ईशानी की वजह से ही हुआ है। शायद उन्होंने उनकी मदद करने के लिए अपनी इन्फ्लुएंस का यूज़ किया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ईशानी से मिलकर उन्हें मिस ईशानी को थैंक यू बोलना चाहिए। थोड़ी देर बाद सोहन वहां आया तो वो तीनों वहां से निकल गए। तीनों तो बहुत खुश थे आज इतने बड़े कॉन्सर्ट में जो जाने वाले थे। संध्या जी धीरेन जी को देखकर बोली, ईशानी की आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे एक बड़ी प्यारी बेटी मिल गई है। अगर वो मान जाती तो मैं उसे अडॉप्ट कर लेती, फिर हम साथ में रहते तो कितना अच्छा होता ना। चैप्टर 130 भाभी मिल गई। दर्शित का कॉन्सर्ट। संध्या जी की बात सुनकर धीरेन जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उन्हें भी ईशानी बहुत पसंद थी, और उनकी बीवी, बेटा, बेटी सबको ईशानी बहुत पसंद थी। अगर सच में ईशानी को वो अडॉप्ट कर सकते थे तो वो जरूर उसे अडॉप्ट कर लेते, इसमें कोई शक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सब तैयार हो गए थे। वहीं कबीर ने रितिका को छोड़ा तो रितिका भी अंदर भाग गई। उसे इस तरह भागते हुए देखकर कबीर की होंठों पर स्माइल आ गई। तभी अबीर बाहर आया। अपने भाई को स्माइल कार्य देख उसके होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो कबीर के पास आकर बोला, क्या बात है भाई, लगता है भाभी के साथ बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है आपका। उसकी बात सुनकर कबीर को अब तक जाते हुए रितिका को ही देख रहा था वो होश में आया। वो तो रितिका को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे तो पता भी नहीं चला कि कब अबीर उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने कबीर को इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। आपने भाई को जाते हुए देखकर अबीर हंसते हुए बोला, अरे भाई, जाने से पहले लिपस्टिक की मार्क को तो साफ करके जाइए। अबीर की बात सुनकर कबीर के कदम रुक गए। उसे याद आया जब वो रीति को किस कर रहा था। जरूर उस वक्त उसकी होंठों पर रीति की लिपस्टिक आ गई होगी। उसने अपना रुमाल निकालकर अपने होंठ साफ किया। तभी अबीर उसके पास आकर बोला, भाई, लगता है हमारी राजकुमारी हमारे लिए बहुत लकी है। देखिए ना, जब से हम उससे मिले हैं तब से सब अच्छा ही हो रहा है। आपको भी यहाँ दोबारा भाभी मिल गई जिन्हें हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। मैंने तो भाभी के बारे में सब पता कर लिया है। वो ईशानी की बहुत अच्छी दोस्त है और आहूजा फैमिली की बेटी है, जिनके साथ हमारी पिछली बार बिजनेस मीटिंग हुई थी, भाभी उनकी बेटी है। कबीर उसे देखते हुए बोला, मतलब मिस्टर राजेंद्र आहूजा की बेटी। आपने भाई की सवाल पर अबीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो कबीर ने कुछ सोचा, फिर आपने एक खास आदमी को का लगा दिया और रितिका की इन दोनों सालों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने बोल दिया। कबीर को बस रीति के बारे में सब कुछ जानना था कि इन 2 सालों में क्या हुआ था। तभी अभी बोला, भाई, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आहूजा फैमिली के साथ साथ हमारी प्यारी बहन और दूसरे फैमिली भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन हाइड करवा देंगे। वैसे 2 सालों से भाभी यहाँ मुंबई में नहीं बल्कि ईशानी और अपनी तीनों दोस्तों के साथ दिल्ली में थी। वो तो ईशानी की यहाँ आने के बाद ही चारों यहाँ आए हैं। अबीर की बात सुनकर कबीर सोच में पड़ गया। फिर उसने किसी को कुछ मैसेज किया और अंदर की तरफ चला गया। अबीर भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, अब तो मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, जब हम घर जाएंगे और भाभी के बारे में दादी माँ और मोम को बताऊंगा तो वो दोनों कितनी खुश हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर हिला दिया और अंदर चला गया। वहीं रितिका रूम में चली गई थी और उसकी दोस्तों को पता था कि वो रूम में इतनी हड़बड़ी में क्यों चली गई है। थोड़ी देर में रितिका भी फिर से तैयार होकर नीचे आ गई थी।
कबीर की नज़र तो बस रितिका पर ही थी और ये देखकर रितिका की तीनों दोस्त मन ही मन हंस रहे थे। वहीं ईशानी बस उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी जैकी टाइम देखकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, बॉस चलिए चलते हैं, कॉन्सर्ट का टाइम होने वाला है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं बाकी सब भी जाने के लिए अपनी जगह से उठ गए। तभी दादी माँ बोली, खूब सारा एंजॉय करना और दर्शित के साथ ही घर आ जाना। उनकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सभी बाहर चले गए। रितिका भी एक बार कबीर को देखने के बाद बाहर चली गई। उनके जाने के बाद कबीर और अबीर भी काम का बहाना बनाकर मेहरा मैंशन से चले गए। वहीं बाकी सब वही थे। प्रिया दुखी होकर बोली, दर्शित भाई ने ईशानी को इतना सारा टिकट दिया सबके लिए, पर उन्होंने मुझे और तीनों भाइयों के लिए टिकट क्यों नहीं दिया? मुझे भी जाना था उस कॉन्सर्ट में भाई की नई कंपोज देखने। उसकी बात सुनकर सबको उसके लिए थोड़ा बुरा तो लगा, पर सब जानते थे कि दर्शित प्रिया को नहीं बुलाएगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तभी समीर बोला, तो क्या हुआ अगर दर्शित ने तुम्हें टिकट नहीं दिया तो? ईशानी कभी दर्शित के कॉन्सर्ट में नहीं गई है, ये उसकी पहली बार है, इसलिए दर्शित ने उसे टिकट दिया। तुम तो कई बार दर्शित की कॉन्सर्ट में जा चुके हो रिहान और अयान के साथ। भले ही दर्शित ने तुम्हें कभी कॉन्सर्ट जाने के लिए टिकट नहीं दिया है, पर रिहान तो तुम्हारे कहने पर टिकट लाता था ना। अब जब दर्शित ने ईशान और उसकी दोस्तों के लिए टिकट दिया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी वो हमारी बहन है। अब जब वो दर्शित के साथ धीरे धीरे क्लोज हो रही है तो दर्शित का उसे कॉन्सर्ट टिकट देना कोई बड़ी बात नहीं है। समीर की बात सबको ठीक लगी। प्रिया को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आखिरकार ईशानी उनकी घर की बेटी है। दर्शित का अपनी बहन को प्यार से कुछ भी देना जायज है। वहीं प्रिया के मन में तो अपने भाई की बात सुनकर गुस्सा भर गया था। समीर भाई का ये कहने की क्या मतलब है कि ईशानी हमारी बहन है? क्या वो अब उनकी बहन नहीं है? वहीं दादाजी और दादी माँ जो प्रिया की नौटंकी देख रहे थे। दादाजी और दादी माँ को प्रिया की इस नाटक से कोई मतलब नहीं था। दादाजी बोले, समीर बिल्कुल सही कह रहा है, वो इस घर की बेटी है। दर्शित की खुद की बहन है तो दर्शित का उसे कुछ टिकट देना कोई बड़ी बात नहीं। आफ्टर ऑल ईशानी उसकी इकलौती बहन है और इतने सालों से हमारी बच्ची सफ़र कर रही थी, इसलिए अगली बार खुद को ईशानी से कंपेयर मत करना और ये मत भूलना कि तुम बचपन से इतने सालों तक ईशानी की जिंदगी जीती आ रही हो। इतना कहकर वो वहां से चले गए। वहीं उनकी बात सुनकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने मोम डैड को भर आए आंखों से देखने लगी कि शायद वो उससे कुछ कहेंगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दादाजी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। वहीं दूसरी तरफ कबीर की कार में कबीर और अबीर इस वक्त घर जा रहे थे। कबीर के दिल में आज तसल्ली और खुशी थी कि उसे उसकी रीति मिल गई। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए थे। कबीर तो अपने स्टडी रूम में चला गया क्योंकि उसे कुछ कंपनी की काम भी था। वहीं अबीर तो खुशी से सबके पास जाकर बैठ गया और खुशी से चहक हुए दादा दादी और अपने डैड मोम की तरफ देखकर बोला, आप सबको पता है आज क्या हुआ? उसे इतने खुश देखकर दादी माँ मुंह बनाकर बोली, तू तो इतना खुश हो रहा है जैसे मेरी पोता बहू मिल गई। नीलिमा जी भी बोली, हाँ इतना क्यों खुद हो रहे हो जैसे लॉटरी लग गया हो? उन दोनों की बात सुनकर अबीर बोला, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दादी माँ, आपकी पोता बहू मिल गई। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। तभी दादी माँ बोली, नालायक, अभी तक तेरे भाई की शादी नहीं हुई है और उसकी पसंद की लड़की भी नहीं मिली है और तूने खुद के लिए लड़की ढूंढ लिया, पर मैं कह रही हूँ कबीर के शादी के बाद ही तेरे शादी होगी। उनकी बात पर नीलिमा जी ने भी अपना सिर हिला दिया। वहीं प्रवीण जी भी अपनी प्यारी बीबी की बातों से सहमत थे। तभी अबीर चिढ़ते हुए बोला, दादी माँ, मैंने आपने लिए लड़की नहीं ढूंढ लिया है, मैं तो भाभी की बात कर रहा हूँ, मतलब कबीर भाई की गर्लफ्रेंड की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कबीर भाई उनसे कितना प्यार करते हैं। आज वो हमें मिल गई और भाई भी बहुत खुश है। उन्होंने तो पप्पी झप्पी लेने में भी देर नहीं किया। इतना कहकर वो शर्माने का नाटक करने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर दादी माँ और कल्पना जी खुश हो गई। उसकी चेहरे पर स्माइल आ गई। चलो, उनके ब्रह्मचारी बेटे के दिल में प्यार के फूल खिलाने वाली मिली तो सही। नीलिमा जी खुशी से बोली, तुम सच कह रहे हो ना, कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? उनकी बात सुनकर अबीर जो शर्माने का नाटक कर रहा था वो उन्हें देखते हुए बोला, मैं क्यों भला झूठ बोलूँगा, आप खुद भाई से पूछ लीजिएगा।
मुझे प्रिंसेस की याद आ रही थी। आज मैं भाई को लेकर इशू से मिलने मेहरा मैंशन गया था और हमें वहीं पर भाभी मिल गई। उसके बाद सुनकर दादी माँ जी बोली, क्या मतलब मेहरा मैंशन में? तो फिर उस दिन जब हम गए थे तो उस दिन क्यों नहीं मिली वो वहाँ? ऊनी बात सुनकर अबीर उन्हें समझाते हुए बोला, क्योंकि उस दिन भाभी वहाँ नहीं आई थी, वो आज वहाँ थी और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ईशानी की दोस्त है। उसकी बात सुनकर इस बार तो शेखर जी और प्रवीण जी भी शक हो गए। प्रवीण जी बोले, क्या सच में कबीर हमारी बच्ची की किसी दोस्त से प्यार करता है? तभी शेखर जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो शादी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी दादी माँ बोली, अच्छा ये तो बता कि वो किस फैमिली से है ताकि हम उनके घर रिश्ता लेकर जाए। नीलिमा जी भी बोली, हाँ हमें उनकी फैमिली गरीब होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अपनी बहू चाहिए जो हमारे बेटे की पसंद है। उनकी बातों पर सबने अपना सिर हिला दिया। अबीर को कोई बोलने ही नहीं दे रहा था, सब बस खुद ही बोले जा रहे थे। अबीर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, आप लोग मुझे कुछ बोलने भी दोगे या नहीं? उसकी बात सुनकर सबका मुंह बन गया। दादी माँ बोली, हाँ तो बोलना, तुझे किसने रोका है बोलने से? उनकी बात सुनकर अबीर का भी मुंह बन गया। वो उन सबको देखते हुए बोला, भाभी कोई गरीब फैमिली से नहीं है। आपको क्या लगता है अगर भाभी किसी ऐसी छोटी फैमिली से होती तो भाई उसे ढूंढ नहीं लेते? भाई तो कब का उन्हें ढूंढ चुके होते। भाभी आहूजा फैमिली की बेटी है। आपको मिस्टर राजेंद्र आहूजा याद है ना? भाभी उनकी बेटी है। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। प्रवीण जी बोले, क्या वो लड़का जिसे कबीर पसंद करता है वो देवेंद्र की पोती है? उनकी बात सुनकर अबीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो प्रवीण जी खुशी से बोले, ये तो और भी अच्छी बात है, जब हम इंडिया में थे तब से देवेंद्र और मैं अच्छे दोस्त थे। वो जरूर कबीर और अपनी पोती की शादी के लिए मान ही जाएगा, और वो हमारी प्रिंसेस की दोस्त भी तो है, तो जाहिर सी बात है शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी दादी माँ बोली, मुझे तो जल्द से जल्द अपनी पोता बहू से मिलना है। नीलिमा जी भी बोली, हाँ माँ, क्यों न कल हम उससे मिलने चलते हैं। आपने दादी माँ, मोम और दादाजी की फास्ट रिएक्शन देखकर अबीर उन्हें रोकते हुए बोला, रुक जाए आप सब, अभी आप भाभी से ऑफिशियली नहीं मिल सकते, पहले भाई और भाभी के बीच सब कुछ ठीक होने तो दीजिए। पहले भाई जानना चाहते हैं कि भाभी 2 सालों से उनसे मिलने क्यों नहीं आई, और पहले सब कुछ क्लियर हो जाए फिर आप सब रिश्ता लेकर जाइएगा। अगर अभी गए तो कोई फ़ायदा नहीं, उनके बीच शायद प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुनकर सब ने कुछ पल सोचा, फिर उन्हें भी अबीर की बातें ठीक लगी तो उन्होंने अपना सिर हिला दिया। अब जब कबीर को अपने पसंद की लड़की मिल चुकी है तो उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी, जैकी, नंदिनी, काव्या, अनुजा और ऋतिका कॉन्सर्ट वाली जगह पर पहुंच गए थे। वहां की भीड़ को देखकर ईशानी की चारों दोस्त हैरान थे। नंदिनी बोली, वाह यार, तेरे दर्शित भाई का फैन बेस तो बहुत ज्यादा है, देखो तो कितना भीड़ है। ऋतिका बोली, हाँ मुझे लगा नहीं था कि दर्शित भाई के कॉन्सर्ट में इतना भीड़ होता होगा, मुझे भी उनका सॉन्ग पसंद है पर मैंने कभी लाइव कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया था। सब देख पा रहे थे कि लोग दर्शित के लिए कितने पागल है। सबसे ज्यादा तो यहाँ लड़कियों और कपल्स की भीड़ लगी हुई थी। कुछ फैंस के हाथों में पोस्टर थे तो कुछ लड़कियां के टी शर्ट के पीछे DM की फैन गर्ल लिखा हुआ था। ये सब देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये लोग दर्शित के पीछे कितने पागल है। तभी ईशानी की फोन रिंग हुआ। दर्शित का कॉल देखकर ईशानी ने कॉल रिसीव कर लिया। दर्शित ने जब इतनी नॉइस और हूटिंग सुना तो वो समझ गया कि ईशानी यहाँ आ गई है। वो खुशी से बोला, तुम पीछे की साइड आ जाओ, वहां से मेरी असिस्टेंट तुम सबको रिसीव कर लेगी। दर्शित की बात सुनकर ईशानी ने ठीक है बोलकर फोन रख दिया।